अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? अच्छा जना मज़े में तो होंगे क्योंकि वीकेंड जो है ना, उस दिन एक बड़ा फ़ायदा हो जाता है मॉर्निंग में कि ट्रैफिक बड़ा कम होता है और आप ट्रैफिक जैम में नहीं स्टक होते। और ये खूबसूरती है आपके वीकेंड की मॉर्निंग की, यानी सैटरडे मॉर्निंग की। लेकिन यही ट्रैफिक 4 और 5 बजे के बाद जिस तरह से ज़्यादा होता है और लोग स्टक होते हैं, तो फिर वो जहाँ जा रहे होते हैं तो वहाँ एक एक घंटा बाद पहुँच रहे होते हैं। तो आज की टिप जो है वो यही है कि अगर आपने आज शाम को कहीं जाना है तो 1 घंटा पहले निकलें, ताकि आप जिस जगह पर जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, किसी अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, कहीं मिलने जा रहे हैं और सर्टेन टाइम दिया हुआ है, तो वहाँ आप जल्दी पहुँच जाएँ। क्योंकि सैटरडे को हमेशा 5 बजे से लेके 7 बजे तक ये होते हैं पीक आवर्स, और इसके बाद भी फिर ये पीक आवर्स होते हैं। और पीक आवर्स से मुझे याद आया कि इस दिन जो लोग इन ड्राइव करते हैं, या इस दिन वीकेंड पे नहीं, सैटरडे या संडे जो लोग इन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो रक्शे में जा रहे होते हैं, या जो भी उनके सिस्टम है उस हिसाब से वो जा रहे होते हैं, तो अगर तो आपके पास अपनी कन्वेंस है तो इट्स फाइन। लेकिन अगर आप जा रहे हैं इन ड्राइव से, तो ये सोचें कि उसके जो पैसे होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जहन में रख के जाया करें, और हमारा काम है आपको अवेयरनेस देना, हमारा काम है आपको बताना। इसके अलावा आज के शो में आपको पता है कि जो वीकेंड हमारा स्पेशल शो होता है, उसमें हम आपको बताते हैं कि आप क्या खा सकते हैं, क्या आप पका सकते हैं, या फिर हम आपको मिलवाते हैं सेलिब्रिटीज़ से और आपको बताते हैं कि जी हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है, कितना अच्छा काम हो रहा है। तो आज के शो में भी बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं आप लोगों के लिए, तो आज का शो आपने ज़रूर देखना है। अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम किस तरह से अपनी स्किन बेहतर कर सकते हैं, हम कैसे ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अगर अपने आप को बेहतर करना है इन सेंस ऑफ कि आप खूबसूरत लगना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना स्ट्रेस दूर करना होगा। स्ट्रेस किस चीज़ का? कि डरना छोड़ दीजिए कि आप कैसे लगते हैं। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करें, सबसे पहले आप अपनी एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में खुद करें। होता है ना कि भाई मेरे तो बाल अच्छे नहीं है, मेरी तो नाक अच्छी नहीं है। बहुत सारी लड़कियां जो है ये प्रॉब्लम का शिकार होती है। इनफैक्ट लड़के भी यही कह रहे होते हैं, नहीं मेरा तो कलर अच्छा नहीं है। पहले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। फिर अपनी जो आपकी एक्सेप्टेंस होती है ना, अपने आप से प्यार करना शुरू करें, फिर आप अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे। जब आप इस बात के ऊपर राज़ी हो जाएंगे और शुक्र करना शुरू कर देंगे कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, तो फिर आप अपनी खूबसूरती पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को खूबसूरत ये सोच कर बनाते हैं कि आप खूबसूरत नहीं है और खूबसूरत बनना चाहते हैं, तो ये थॉट ही गलत है। इस थॉट को ख़त्म कीजिए। ये है आपकी लाइफ का वो स्ट्रेस जो कि आपको खूबसूरत बनने से या आगे बढ़ने से रोकता है। सबसे पहले अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस का इजहार करें, सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, और फिर उसके बाद अपने आप को बेहतर करें। बेहतर करना और आगे बढ़ना हर इंसान का हक है, लेकिन अपनी सोच बेहतर करें। सोच के बाद फिर इम्प्लीमेंट करें कि दिन का आगाज़ कैसे करना है। दिन का आगाज़ एक्सरसाइज से करें, अल्लाह के शुक्र से करें, नमाज से करें, और इसके अलावा हेल्दी एक्सरसाइज करें। अब जो लोग हेल्दी एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो 5 से 6 मिनट की वॉक कर लें। जो बाहर नहीं जा सकते वो अपने घर में वॉक कर लें। लेकिन अपने दिन का आगाज़ जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास छोटा घर है तो आप उस हिसाब से अपने दिन का आगाज़ करें और वहाँ उतनी वॉक कर लें। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, जिम जा सकते हैं, या बड़ा गार्डन है, या आपके जो व्यू है घर का वो इस तरह का है कि आप वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तो सबसे पहले कुढ़ना छोड़ें, सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करें, नमाज से दिन का आगाज़ करें, और उसके बाद फिर अपनी एक्सरसाइज, अपनी वॉक, अपना नाश्ता और दिन भर की रूटीन कंटिन्यू करते हुए ये सोचें कि आज के दिन एक नेकी करनी है। और यही नेकी का ख्याल आपको खूबसूरत बनाएगा और आपकी स्किन बेहतर होगी। किस तरह से? क्योंकि आप पूरी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अच्छा नाश्ता कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, आपने अच्छे से अपने फेस को वॉश किया है, सन ब्लॉक यूज़ किया है, और उसके बाद फिर दिन में आप काम के साथ साथ नेकी की तलाश में भी हैं कि आज कोई नेकी कर ही लेते हैं। तो कोई भी दिन ऐसा ज़ाया मत करें जिस दिन आप नेकी नहीं करते। यही नेकियां आपकी ज़िंदगी में काम आती हैं, और नेकी का बदला नेकी है, क्योंकि आप भूल जाएंगे नेकी करके, लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलता। तो वीकेंड का आगाज़ करते हैं बहुत अच्छी बातों के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ। लेकिन हमारे शो में जो है बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, और आज हम आपको बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट से मिलवाएंगे, और ये भी बताएंगे कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो कैसे फैशन करते हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो कैसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। बात कर रहे थे फिटनेस के हवाले से, फैशन के हवाले से, तो हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने आप को कैसे फ़िट रखते हैं और कैसे उनका लाइफस्टाइल है, कैसे वो अपने आप को जो है वो मेंटेन रखते हैं, इस पर बात करने के लिए नादिया सैन हमारे साथ है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नादिया, कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। नादिया ये बताएं कि लोग आपसे बड़ा इम्प्रेस है, लोग जानना चाहते हैं कि भाई आपकी जो फिटनेस का राज है वो क्या है, कैसे आपने अपने लाइफस्टाइल जो है मेंटेन किया है, कैसे माशाल्लाह से आप इतना ज़बरदस्त, इतना हसीन नज़र आती हैं। थैंक यू सो मच। हमेशा से I've always been into exercise, हमेशा से, मतलब ये अभी की बात नहीं है, हमेशा बचपन से भी जो है वो मुझे हमेशा एक्सरसाइज का बहुत शौक था। पहले मैं मतलब जॉगिंग भी करती थी और स्विमिंग भी करती थी, टेनिस भी खेलती थी। उसके बाद फिर जो है वो शादी के बाद जब इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि अब टेनिस खेलने जाओ या स्विमिंग करो या साइकिलिंग करो, तो फिर ये कि जिम ज्वाइन किया। लेकिन लाइक जिम इज समथिंग दैट डेफिनेटली विद एक्सरसाइज आई फील कि आप 100% अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखते हो हाँ। टू क्योंकि द द थिंग अबाउट लाइक कि वजन कम करने का जो तरीका है वो ये कि आपको अपने मुंह को जो है ना वो ताला लगाना जरूरी है, ठीक है ना। ताला डज नॉट मीन कि आप फाके करो। हाँ। ताला मीन्स कि जी आप जो है ना प्रॉपर क्वांटिटी में जो है ना जो आपको खाना है वो आप खाओ। लेकिन जो जो जिम होती है और जो एक्सरसाइज होती है वो आपको मोटिवेट रखती है। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिम और एक्सरसाइज आपको मोटिवेट रखती है। अच्छा नादिया, अब लोग जिस तरह से आप लोगों को फॉलो करते हैं और सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं कि भाई देखें वो कितने स्मार्ट हैं, उनकी रूटीन क्या है, तो आपने बताया कि बचपन से ही आपको एक्सरसाइज का शौक था, फिर जो है वो डाइट आप उस हवाले से कंट्रोल करती हैं, मगर जो लोग हैं उनको आप क्या सजेशन देंगी, क्या मशवरे देंगी कि उनको किस तरह से अपने डाइट प्लान पे काम करना चाहिए? मतलब आम जो घर में बैठी हुई खातून है, अगर उसको फिट होना है तो उसको नादिया हुसैन का क्या मशवरा है कि वो कहाँ से स्टार्ट करे, क्या करे? जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको मुंह को ताला लगाना जरूरी हाँ। है, फाके नहीं करने हैं हाँ। आपको। अपनी डाइट में जो है वो चीजें जो खास तौर पे जो वजन को बढ़ाती हैं, जैसे कि एक्सेस कार्ब्स होते हैं, हाँ। कार्बोहाइड्रेट्स, अब लाइक ये चीजें हाँ। जो है जब तक आप उसके बारे में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि क्या चीज है जिसके अंदर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स है, किस तरीके से आपको अपनी डाइट में क्या चीज कम करनी है कि जिसकी बेसिस पे जो है वो आप का वजन जो है वो कम हो, लेकिन आपको अपने खाने को कंट्रोल करना जरूरी है। आफ्टर अ सर्टेन एज इट्स रियली नॉट नेसेसरी कि हाँ। हम लोग जो है वो एक्सेस अपनी डाइट को रखें। यस, हम लोग अपनी भूख को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन वो भूख जो है वो हमारी कैलोरीज जो होती है ना, जो हम खाना खा रहे होते हैं वो हाँ। हमारी कैलोरीज एक्सेस होती हैं। जी। तो बेसिकली अगर सिंपल तरीके से मैं बताऊं वो ये है कि अगर आपने घर में जो भी आपका खाना पका है, दाल है या फिर सालन है, कोई सब्जी है कोई, हाँ। उसको जो है वो आप ज्यादा जितनी भी जो है वो आप सलाद होती है जिसके अंदर सलाद का पत्ता है, खीरा है, गाजर है, अगर आप प्याज डालना चाहती हैं, टमाटर डालना चाहते हैं वो भी आप डाल लें। लेकिन ये कि बेसिक तीन जो चीजें हैं उसके अंदर होना जरूरी है, सलाद का पत्ता और खीरा और गाजर और साथ में नींबू। और उसके ऊपर जो है वो आप अपना दाल और सालन और सब्जी जो भी आपके घर में खाना पका है उसको आप चम्मच से खाएं। सही। दैट्स इट। और इसके अलावा ना रोटी खानी, ना चावल खाना है, ना मीठा खाना है, और चाय भी जो है वो आपने बगैर चीनी की पीनी है। और अगर हो सके तो आप चाय को जो है वो ब्लैक टी जो है वो आप पिए बगैर चीनी के, हाँ। जिस तरीके से ब्लैक कॉफी पीते हैं लोग, बिकॉज ये आपके मेटाबॉलिज्म को जो है वो थोड़ा सा तेज करता है। सही। और अदर देन दैट अगर आप कोशिश करें कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना, कि जी कम जी से कम बिल्कुल, आप यस। जैसे कि हाँ। हमारी रोजे जो होते हैं, जो हाँ। रोजे होते हैं वो भी इसी तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग होता जी। है। दिन का जो है वो लिटरली आई वुड से लाइक प्रॉपर वन मील होता है। अगर आप कोशिश करें कि आप हर 16 घंटे पे जो है वो आप खाना खाएं और 16 घंटे के आप जो है वो फाका रखें, हाँ। और उस फाके में जो है वो आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, अगेन ब्लैक टी, बट दोनों चीजें जो है वो चीनी के बगैर, नो अच्छा। मिल्क, नो शुगर, नो नथिंग। सो सही। आप 16 कोशिश पहले करें 12 घंटे का, फिर हाँ। 14 घंटे का, फिर 16 घंटे का, कि सही। 16 घंटे तक आप फाका रखें। फाका मतलब कुछ भी ना हाँ, खाएं, ना खाएं। सिर्फ हाँ। पानी पी सकते हैं और ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं, दैट्स इट। सो सही। इस तरीके से जो है वो आप अपने वजन को आप ओवर एंड अगेन गिव योरसेल्फ टाइम। 6 से 9 महीने तक जो है वो आपको लगेंगे हाँ। अपना वजन जो है वो कम करने में। सही, बिल्कुल। और ये अच्छा हुआ आपने बिल्कुल डिटेल में बताया कि 6 से 9 महीने लगेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं भाई अभी डाइट शुरू की है
और फ़ौरन से ही जो है वो वज़न कम हो जाए, फ़ौरन से कोई ऐसा जादू हो जाए कि बस फ़ौरन से वो स्लिम और स्मार्ट नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा नादिया, फ़ैशन ट्रेंड्स के ऊपर बात करते हैं। आजकल क्या फ़ैशन ट्रेंड है, कपड़ों की स्टाइलिंग क्या है, मेकअप की स्टाइलिंग क्या है? और क्योंकि आपको पता है बड़ी ईद भी करीब आ रही है, तो लोगों को बताएं कि किस तरह का मेकअप जो है आजकल इन है, और स्पेशली अब क्योंकि समर सीज़न है तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप जो है वो नहीं अच्छा लगता। तो मेकअप ट्रेंड्स के बारे में बताइए। देखिए, मेकअप तो डेफिनेटली इट्स समथिंग जो बहुत स्किन इज इन वाली चीज जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। अब आजकल खवातीन जो है, इवन बड़ी उम्र की औरतें, यंगर लड़कियां जो हैं, वो स्किन पे फोकस कर रही हैं, अपनी स्किन की हेल्थ पे फोकस कर रही हैं। स्किन राइट। जो है शुड लुक लाइक स्किन, हाँ। टू मच एक्सेस ऑफ बेस। जाहिर है, अगर आपकी फाउंडेशन, अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, तब जो है वो आपको कवरेज करने की जरूरत होगी। लेकिन अगर आपकी स्किन बनिस्बत थोड़ी बहुत कंपैरिजन में साफ है, साफ है, तो हाँ। जितना कम हो सके उतना कम फाउंडेशन लगाएं। और लाइक ब्लश ऑन इज really in, has always been in, but like a good pop of color of blush on, and जो लिप कलर है वो भी थोड़ा सा सटल सा हो, भले डिफाइंड हो लेकिन सटल हो, बहुत ज्यादा इन योर फेस कॉन्ट्रास्ट वाला कलर ना हो। अगेन आईज भी जो है वो बहुत सॉफ्ट है, आईब्राउज भी सॉफ्ट हैं, नॉट वेरी हार्श। आईब्राउज आर वेरी सॉफ्ट एज वेल, इवन दो कि अगर आपको उसकी शेप जो है वो आपको उसको थोड़ी सी डिफाइंड रखनी है, लेकिन ये कलर जो है वो आईब्राउज का आपका लाइट होना चाहिए है, बहुत ज्यादा डार्किश ब्लैकिश टोन पे नहीं जाना चाहिए। सो एवरीथिंग इज वेरी सॉफ्ट, लाइक हेयर जो है वो आपकी, ऑफ कोर्स बाल तो आपके बालों पे डिपेंडेंट है कि जी आपके बाल एक्चुअली कैसे हैं, लेकिन ये कि अगर आपके बालों की क्वालिटी अच्छी है तो बाल भी जो है वो लाइक दे आर इन बेबी लाइट्स, लाइक बेबी लाइट्स आपके बालों में जो है वो हाईलाइट्स हो सकते हैं। और फैशन में तो डेफिनेटली आजकल लिटरली जो चल रहा है, जो आप पे अच्छा लग रहा है वो आप पहने, क्योंकि लॉन्ग भी इन है, शॉर्ट भी इन है, आपकी ट्यूलिप शलवार भी इन है, फर्शी शलवार भी इन है, हर चीज जो है वो चल रही है, हर एवरीथिंग चीज़ चल रही है। और ये बहुत अच्छी बात की आपने कि आपने कहा ना बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज नहीं बनाए, क्योंकि नादिया कई ड्रामाज में भी इनफैक्ट मैंने खुद देखा एक्ट्रेस को कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डार्क की होती है अपनी आईब्रो, तो उनका चेहरा ऐसा लग रहा होता है जैसे मिसमैच करे, जैसे कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो गई है। तो बहुत सारे जो खवातीन हैं या बहुत सारी लड़कियां जो है ना वो वाकई बड़ी डार्क आईब्रोज रखती हैं। जी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बिल्कुल मैच अगर उसको कलर को अगर लाइट कर लेंगे ना तो फिर वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने शेप भी जो है वो बहुत डिफाइंड रखनी है, ऊपर से कलर भी इतना डार्क है, बहुत बुरा लगता है। सही। अच्छा नादिया, आजकल ट्रीटमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अगर किसी ने, आपने आईब्रोज का जिक्र किया, तो उसमें बहुत सारे लोग अभी इस तरह से काम कर रहे हैं कि सेमी परमानेंट आईब्रोज जो है वो मैनेज करके दे दी, कुछ ट्रीटमेंट्स करवा लिए, वो ठीक रहते हैं अगर कोई करवाना चाहे तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद भी करती हूँ, जो अच्छा। माइक्रो ब्लेडिंग इसको कहते जी जी हैं, बिल्कुल। और डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सही। बहुत सी खवातीन जो कि पुराने जमाने के, उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा एक्सेस थ्रेडिंग की हुई है, तो उनके बाल इवेंचुअली आफ्टर सर्टेन एज आना बंद हो जाते हैं। सो उनको जो है एक्चुअली ऑनेस्टली आई डू थिंक के जो थोड़ी सी थिकर आईब्रोज होती हैं वो आपको थोड़ी सी सॉफ्टर लुक देती हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर नादिया से पूछते हैं कि और कौन कौन से ट्रीटमेंट है जो आपको खूबसूरत बना सकते हैं। वेलकम बैक। तो मेकअप ट्रेंड्स, फैशन ट्रेंड्स के ऊपर बात हो रही है और ट्रीटमेंट के ऊपर बात हो रही है कि आजकल इतने ज़बरदस्त ट्रीटमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं कि ख़वातीन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो जिस तरह से चाहें अपनी स्किन को बेहतर बना सकती हैं। नादिया हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें नए नए ट्रीटमेंट्स के हवाले से बता रही हैं, या वो ट्रीटमेंट्स जो कि वाकई बेनिफिशियल हैं। नादिया, ये बताएगा कि स्किन को बेहतर करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोसीजर करवा रहे होते हैं, स्कारलेट है, फिर वो बीबी ग्लो की तरफ भी जा रहे होते हैं। व्हाट डू यू प्रेफर कि अगर किसी की स्किन बेहतर है, मतलब यानी कि इतनी बेहतर है कि उसको अगर थोड़ा सा भी ट्रीटमेंट किया जाए तो वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी या वो क्लीन हो जाएगी, तो वो कौन कौन से ट्रीटमेंट है?
दो चीजें हैं। हम्म। एक चीज है कि आपको स्किन की लाइक कि जो रंगत है या हाँ। जो उसके ऊपर पैचेस हैं, जो हम्म। फ्रेकल्स हैं या कोई दाग धब्बे हैं, उसको सही करना है। हम्म। एक पहली चीज ये है, हम्म। और दूसरी चीज है कि आपको स्किन को टाइट करना है, ठीक है। हम्म। सो टाइटनिंग के जो प्रोसीजर्स हैं वो अलग होते हैं, और जो आपकी स्किन की के ऊपर दाग धब्बों को या टेक्सचर को, फॉर एग्जांपल पोर्स वगैरह है, हम्म। उनको ट्रीट करने के लिए जो ट्रीटमेंट्स है वो डिफरेंट है। सही। सो जो आप जैसे कि स्कारलेट की बात कर रही हम्म। हैं, या फिर जो बीबी ग्लो है, हाँ। या फिर माइक्रो नीडलिंग है, ये जी जी। सारी वो ट्रीटमेंट्स हैं जो कि एक्चुअली आपकी स्किन के टेक्सचर को बेहतर करती हैं, उसकी सही। जो दाग धब्बे हैं, हाँ। पोर्स वगैरह हैं, सही। उसको थोड़ा बहुत रिड्यूस करती हैं। सही। लेकिन अगर आपको स्किन टाइटनिंग की तरफ जाना है तो फिर उसमें जो है वो आई वुड से कि बहुत कम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं। हाँ। उसके अंदर एक चीज जो है वो 100% जो बहुत अच्छा काम करती है, दैट हम्म। इज थ्रेड लिफ्टिंग। और अच्छा। दूसरी चीज है जो हम्म। कि अगेन, क्योंकि ये इन्वेसिव है, हम्म। लेकिन अगर नॉन इन्वेसिव की तरफ जाना है तो फिर आप हाइफू की तरफ जा सकते हैं। सही। थोड़ा बहुत जो है वो क्योंकि वो फुल फेस के लिए तो नहीं, फुल फेस के लिए हो सकता है लेकिन फुल बॉडी के लिए नहीं हो सकता है। हाँ। लेकिन ये कि उसमें फ्रैक्शनल लेजर भी करा सकते हैं। फ्रैक्शनल लेजर जो होता है वो हाँ। बड़ा केयरफुली जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा। फ्रैक्शनल लेजर आपकी स्किन को हाँ। डैमेज भी कर सकता है, और आपकी अगर पिगमेंटेशन है तब हम्म। तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सही। वो आपकी पिगमेंटेशन को और ज्यादा बुरा कर देगा। सही। अच्छा नादिया, क्योंकि शादी सीज़न भी है और डेफिनेटली लोग स्टाइलिस्ट की तरफ रुख करते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि भाई अब हम किस तरीके से रेडी हों, क्या स्टाइल रखें, तो ये ट्रीटमेंट जो है वो कितने हेल्पफुल होते हैं ब्राइड्स के लिए? और अगर आपके पास कोई आता है सजेशन के लिए या आपसे कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कितने दिन पहले आप उनको कहते हैं कि भाई आपने ये ट्रीटमेंट करवानी है, या अपने आप को अपने इस तरीके से जो है वो एक्यूरेसी के साथ अपनी स्किन को लेके आना है ताकि फिर आपका आगे फर्दर जो है वो मेकअप हो सके, ये बताइएगा। मिनिमम 6 महीने से 1 साल तक, लाइक अच्छा। कि आपको अगर अगर कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो कि हाँ। 1 हफ्ते के अंदर जो है ना वो जादू की छड़ी लेके जो है ना वो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं है। सही। बहुत सी लड़कियां जो हैं वो अपनी स्किन के टेक्सचर को बेहतर करना चाहती है, बहुत सी हम्म। लड़कियां अपनी स्किन की टाइटनिंग करना चाहती हम्म। हैं, बहुत सी लड़कियां जो है वो अपने लाइक फोरहेड लाइंस या अगर हाँ। कोई लाइंस हैं उनको खत्म करना चाहती हैं, बहुत सी लड़कियां वेट लूज करना चाहती हैं। हम्म। सो नन ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल कि आप लाइक कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों के सेशन में आपको जादू कर दे, हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। आपको मिनिमम 6 महीने पहले तक जो है वो आपको आना है, ताकि ये कि आप डिस्कस करें कि आपकी गोल्स क्या हैं, हम्म। आपको कराना क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। हम्म। और बेहतर तो यही है कि आप खुद भी बहुत केयरफुल हों अपनी चीजों के बारे में, अपनी हम्म। स्किन के बारे में, हम्म। अपनी लाइक डाइट एक्सरसाइज के बारे में, हम्म। ताकि ये कि दूसरे बंदे से एक्सपेक्टेशन जो है इतना रखना, हम्म। ये भी बहुत गलत बात होती है। बिकॉज जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है उतनी ज्यादा अनफॉर्चुनेटली आप खुद भी जो है वो एंड में जो है ना वो आके जब वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, हाँ। बिकॉज बहुत सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हम्म। लड़कियों की, खवातीन की होती हाँ। हैं, जो कि अचीव नहीं हो सकती हैं। ठीक है, एक तो बजट नहीं अगर है, जी। और टाइम नहीं है, जी। ये दो चीजें अगर आपके पास नहीं है तो फिर हाँ। कैसे आप रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। सो सही। देन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है, हम्म। अगर आप मेरे पास आ रही, मेरी गलती नहीं है कि ना आपके हम्म। पास टाइम है ना आपके पास पैसे हैं, हाँ। दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। राइट। ओके। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि भाई एटलीस्ट 6 मंथ पहले जो है आप आ जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अब लोग जो हैं वो नॉर्मल सलून जो है उनका रुख नहीं करते, पार्लर्स नहीं जाते, फेशियल नहीं कराते और वो ट्रीटमेंट करा लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें तो फेशियल से ही इतना फ़ायदा हो जाता है तो हम ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जाते, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस है, पता नहीं उसका क्या रिजल्ट होता है क्या नहीं होता। व्हाट डू यू प्रेफर कि लोगों को फेशियल अगर वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसके साथ साथ उनको फेशियल कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है लोगों के लिए कि भाई क्या करें। अब वो जब सलून्स जाते हैं तो वहाँ पर भी इतने महंगे महंगे फेशियल्स होते हैं, वही जो है वो उसी प्राइस में जो है वो ट्रीटमेंट भी हो रहे होते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं?
देखिए अगेन मैंने जब शुरू में कहा कि हाँ आपको जानना जरूरी है कि हाँ आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, ठीक राइट है। हाँ तो जो ट्रीटमेंट है वो क्या चीज अचीव कर रही है और जो फेशियल है वो क्या चीज अचीव कर रही है। राइट जो फेशियल है वो आपकी सरफेस लेवल तक काम करती है, ठीक है। राइट और जो ट्रीटमेंट्स है वो जरूरी नहीं है कि जो ट्रीटमेंट्स है वो आप हर महीने करा रहे हैं। हाँ फेशियल तो आपको हर महीने कराना है, ठीक है, हाँ क्योंकि सही दैट इज समथिंग जो आपकी सरफेस लेवल पे जो है वो आपकी चीजों को बेहतर हाँ करता है। उसके सही अंदर आपकी एटलीस्ट लाइक एक चीज है हाँ कि अगर आप फेशियल मसाज भी करके हाँ आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाती है, आप थोड़ा सा रिजुविनेट हो जाते हाँ हो। आपकी जो है ना वो स्किन के ऊपर अगर कोई सिरम्स कोई ऐसी चीजें इवन अगर आपके व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स अगर आपकी लाइक जो गैल्वेनिक मशीन्स होती हैं उससे थोड़ी बहुत अगर आपने उसके साथ मशीन के साथ करके, क्योंकि जाहिर मशीन वाली फेशियल्स है वो ज्यादा महंगे होते जी हैं, जी उससे भी आई मीन आई वुड से लाइक 1% तक जो है वो आपका थोड़ा बहुत टाइटनिंग हो सकती है, लेकिन ये परमानेंट कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप और सिर्फ आप अचीव क्या करते हैं, जो हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिलैक्सेशन। सही क्योंकि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का जो होता है वो भी आपकी बहुत ज्यादा आपकी स्किन को डैमेज करता है, बहुत ज्यादा आपकी फेशियल फीचर्स, आपकी जी सैगिंग, आपके बाल, बहुत चीजों को डैमेज करता है। हाँ सो एटलीस्ट फेशियल जाके करा के आप हाँ अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, आप अपने आप मसाज कर रहे हो। हाँ मसाज से भी जो है वो इतनी रिलैक्सेशन होती है, फेशियल सही मसाज से भी इतनी रिलैक्सेशन होती है। साथ में जाहिर है सिरम्स हाँ वगैरह हैं जो कि काम कर रहे हैं काम कर और रहे हैं बहुत सी हाँ ऐसी चीजें हैं। तो एक मेंटल रिलैक्सेशन जो है वो एक फेशियल से होती है, तो व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स हाँ वो भी सही बहुत ज्यादा वो जरूरी भी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि बहुत सारे जो स्टैटिक क्लिनिक से लोग हमारे पास आते हैं या बात करते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो फिर डोंट गो फॉर फेशियल्स ना, क्योंकि वो तो वो तो आपकी स्किन को ट्रीटमेंट साफ कर देता है क्लीन कर देता है। बट दैट्स ग्रेट कि आपने ये बताया कि नहीं फेशियल करवाना भी बड़ा ज़रूरी है, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, आपके मेंटल पीस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा नादिया अब थोड़ा सा बात करते हैं ड्रामों के हवाले से। अब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे जो है वो एक्टर्स आजकल एक्टिंग कर रहे हैं। आपकी फेवरेट एक्टर कौन से हैं और आजकल आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है ये बताइए। मेरा तो अपना ड्रामा आजकल चल रहा है, लीडर है जो कि अभी ऑन एयर हुआ है। तो अच्छा अभी तो आजकल तो खैर मैं वही देख रही हूँ और उसके राइट अलावा हाँ I mean amongst like favorite actors, I mean अगर हम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें तो नुमान इजाज ऑफ कोर्स जी like जी टॉप। हाँ एंड उसके अलावा अगर हम फीमेल्स में बात करें तो मुझे डेफिनेटली आई वुड से कि सबा कमर इज 100% डूइंग सम अमेजिंग वर्क। हाँ एंड खास तौर पे जो स्क्रिप्ट्स हैं जो वो जिसके ऊपर काम कर रही है जी वो बहुत ज्यादा मजे के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं तो डेफिनेटली आई आई एंजॉय वाचिंग हर। सही। अच्छा क्योंकि आपका ताल्लुक खुद भी फैशन से है और बहुत ज़बरदस्त आपने मॉडलिंग में काम किया है, तो आप अब जो लोग आना चाहते हैं मॉडलिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं उनको क्या सजेशन देंगी? देखिए आई थिंक लाइक इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड आउट, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। जो सोशल मीडिया है वो इतना ज्यादा लोगों को देयर इज सो मच ऑफ बम्बार्डमेंट ऑफ कंटेंट। हर कोई जो है वो अगर आप देखेंगे उनके प्रोफाइल पे, हर एक के प्रोफाइल पे जो मॉडल लिखा है या एक्टर लिखा है या आर्टिस्ट लिखा है। तो कौन क्या कैसे कितना, तो ये अब जो है वो इन्फ्लुएंसर्स भी जो हैं वो मॉडलिंग की तरफ आ रहे हैं, जी जिसमें जरूरी नहीं है कि आप एक सर्टेन बॉडी टाइप हो। हाँ उन इन्फ्लुएंसर्स को ओनली फॉर द सेक ऑफ देयर फेस, फॉर द सेक ऑफ देयर नेम, फॉर द सेक ऑफ देयर दैट कंटेंट उन हाँ लोगों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो आपको अपनी एक चीज मनवाना जरूरी है, हाँ चाहे वो कुछ भी हो, लाइक कंटेंट हो या अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको मॉडलिंग करनी है तो फिर आप उसमें जो है वो आपका रूट जो है वो सही होना चाहिए। सही ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच नादिया।
फॉर योर टाइम, इसी टाइम हमारे शो के लिए निकाला और हमने बहुत सारी बातें की और बहुत मज़े मज़े की बातें की। एंड आई एम श्योर कि नादिया ने जो आपको बताएं ट्रीटमेंट्स के हवाले से, नादिया हुसैन ने, वो ज़रूर आप उसको सोचेंगे उस बारे में। और बाकी अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना होता है तो सबसे पहले यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। और ऐसी बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं और कहते हैं जी ओवरनाइट वजन कम हो जाए, ओवरनाइट हम अच्छे लगना शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ के ऊपर मेहनत करने के लिए आप उसको 6 से 8 महीने देते हैं और फिर ग्रेजुअली स्लोली अपने ऊपर काम करते हैं। चलिए जी, शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो मिलवाते हैं आपको पाकिस्तानी टैलेंट से। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और अगर ये टैलेंट रिफाइन होकर सीख कर आए तो फिर ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। यानी कि अगर किसी सिंगर का बेटा भी सिंगर हो तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट टैलेंट नज़र आता है जो कि आपको पता लगता है कि भाई ये सीखे हुए हैं या वाकई इन्होंने अपने फादर को देखा है। मैं बात कर रही हूँ शेरजान की, जो कि सलमान अहमद के बेटे हैं और ज़बरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं, वोकलिस्ट भी हैं, गिटारिस्ट भी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहती है इनकी, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको शेरजान से मिलवाएं और इनका तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम शेरजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम सब ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ अर्ली मॉर्निंग है और आपकी मेरे ख्याल से अभी दोपहर है। हमारी भी मॉर्निंग है लेकिन बस कुछ टाइम का जो है वो डिफरेंस है। अच्छा शेरजान, ये बताएं कि माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट। क्या काम हो रहा है आजकल, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह की सिंगिंग हो रही है, क्या कुछ है नया? जी, तो इस साल काफ़ी कुछ मैंने वेस्ट के म्यूज़िक में काफ़ी मैंने कुछ किया है। जैसे अभी परसों मैंने एक शो किया है ड्रेक बेल, जो काफ़ी एक मशहूर एक्टर और गुलूकार, उनका एक हिट शो था ड्रेक एंड जॉश। तो उनके साथ मुझे एक मौका मिला उनके शो पे परफॉर्म करने का और माशाल्लाह से वेल रिसीव्ड और लोगों को बहुत पसंद आया। और आई थिंक एक कहते हैं कि प्राइड की बात भी होती है कि जब हमारे मुल्क से ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं समझता हूँ अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सही। और ये तो बड़ी इसी साल एक और जी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। इसी साल एक और चीज़ हुई थी जो शायद आपकी ऑडियंस को ना पता है कि ग्रैमीज जो यहाँ होती हैं सबसे बिग अवार्ड्स म्यूज़िक की, तो मैंने कोलैबोरेशन की थी एक आर्टिस्ट के साथ जो उससे ग्रैमी कंसिडरेशन मिली थी। तो वो भी एक नया डेवलपमेंट में इस साल दैट्स ग्रेट शेरजान, ये दैट्स ग्रेट। मतलब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपने जिस तरह से कोलैब किया और ग्रैमी, जाहिर सी बात है ये बड़े अवार्ड्स होते हैं और बड़ा नाम होता है। तो ये बताइए कि ये जो सिंगिंग का शौक़ है आपको, ऑब्वियसली आपके फादर से मिला होगा, लेकिन आपको खुद कब रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई मैंने भी अब यही करना है और मैंने भी आगे जो है वो सिंगिंग करनी है? तो कैसे स्टार्ट हुआ? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, फिर आपके फ्यूचर प्लान्स और बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। जी बिल्कुल ज़रूर। तो आपको पता है कि 90s के दौर में काफ़ी बैंड्स और जैसे जुनून थे, वाइटल साइंस, और इतना एक लोगों को इतना वो जोश और जज्बा होता था कि वो शोज़ पे जाते थे और देखते थे इन बैंड्स को। तो मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे घर पे हर दिन जुनैद जमशेद आ रहे हैं, अली अज़मत, नजम शिराज, अबरार उल हक तो आपको पता होगा कि कैसा माहौल था, हमेशा मौसीकी घर में होती थी। लेकिन मुझे उस उम्र में ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे ये करना है। 13 साल की उम्र में मुझे फिर एक फीलिंग आई कि मैंने गिटार सीखना है। और आप सोच रही होंगी कि चलो अब्बू को आता है गिटार बजाना तो उनसे सीख लो। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने अपने आप को खुद सिखाया गिटार 13 साल की उम्र पे। और अगर मैं कुछ सुन लेता था तो मैं कान से फिगर आउट कर लेता था। तो ये मैं समझता हूँ गिफ्ट्स होते हैं लोगों के पास। तो मैं समझता हूँ मुझे अल्लाह ने ऐसा गिफ्ट दिया जैसे अपने आप को खुद सिखा सकूँ म्यूज़िक। तो ये मेरा पैशन शुरू हो गया 13 साल की उम्र पे। और उसके बाद फिर मैंने अपने खुद गाने लिखे।
और आहिस्ता आहिस्ता से फिर अपने परफॉर्मेंसेस मैंने शुरू किए और फिर अब्बू ने देखा कि अच्छा ये काम कर रहा है, इसमें टैलेंट है, तो फिर उनके साथ भी मैंने शुरू की परफॉर्मेंस और फिर उससे और मेरा एक्सपीरियंस ऊपर चले गया, सही। अच्छा शेरजान, पहली परफॉर्मेंस आपकी कब थी जब आपने पहली परफॉर्मेंस की, और फिर उसके ऊपर क्या रिएक्शन था आपके फादर का और जितने लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, ये ज़रा बताइए अपनी पहली परफॉर्मेंस के बारे में। जी ज़रूर। तो मेरी पहली परफॉर्मेंस एक्चुअली एक फ़नी स्टोरी है। हाँ श्योर। लाहौर में हमने लाहौर में की थी अपने घर मेरी खाला के घर पे। अच्छा। और मुझे याद है कि हमने पोस्टर लगाए हुए थे बाहर और के लोग आए शो पे, लेकिन फिर हमें समझ नहीं आई, ये तो शायद एक बहुत ही खतरनाक चीज हमने कर दी कि कोई भी आ सकता है अब तो घर पे। तो हमने एक साउंड टीम भी तो बुलाई फिर डांट घर पड़ी थी पे। बाबा से, फिर डांट पड़ी थी इस बात पे कि ये क्या किया है? उनको पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा। ये एक सीक्रेट था। तो मुझे याद है हमने घर पे परफॉर्मेंस की, खुद अपना एक बैनर लगाया, सिर्फ 5 लोग आए थे, उनमें से हमारे घर के ड्राइवर थे, हमारे नौकर थे, उनकी फैमिली थी। सही। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट किया ना भाई, कहीं से तो शुरुआत की, बिल्कुल हिम्मत तो की ना एटलीस्ट। बिल्कुल यही होता है, आपने एफर्ट लगाया किसी चीज पे। एफर्ट लगाया। अच्छा ये बताएं कि मतलब चलिए ये तो आपकी पहली परफॉर्मेंस हो गई एंड दैट वाज सो फनी, मगर ऑब्वियसली उसने आपको बड़ा कॉन्फिडेंस दिया होगा कि नहीं भाई अब अगर इस तरह से मैं घर में कर सकता हूँ और मैं घर में लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ तो मैं आगे भी परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। ये बताएं फिर आगे जब आप थोड़ा मैच्योर लेवल पर गए, फिर आप मुल्क से बाहर गए, तो फिर वहाँ पर आपने इसको सीरियसली कंसिडर किया, फिर क्या कुछ हुआ ये ज़रा बताएं। आपकी पहली जो कहना चाहिए ना कि सीरियस परफॉर्मेंस, या जिसको कहना चाहिए कि पहली आपकी वो परफॉर्मेंस जिसमें यू वर रेडी, योर फैमिली वर रेडी एंड यू वर कम्प्लीटली रेडी कि नहीं आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। बिल्कुल। और आई थिंक पहली मेरी जो असल परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि हमारे स्कूल में टैलेंट शोज होते थे। तो मुझे याद है मेरे टीचर ने कहा था कि तुम गिटार बजाते हो और गाते भी हो, क्यों नहीं तुम इस टैलेंट शो में अपने आप को ऑडिशन करो। तो मेरा पहला जो शो था वो मेरे स्कूल के ऑडिटोरियम में था, और मुझे याद है कि मैं इतना नर्वस था कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे या कुछ फेंकेंगे। तो लेकिन मुझे याद है कि मैं बस गया और मैंने अपना काम किया, अब गाया और बजाया और लोगों को बहुत पसंद आया। तो मैंने देखा है कि कभी कभी जो आपको ये चीज़ें डराती हैं ना, ये बस आपके दिमाग में होती हैं, तो आप बस अपना दिल से काम करें और फिर you will see the result. पैशन होना बड़ा ज़रूरी है ना शिरजान, अगर आप किसी काम को दिल से पसंद करते हैं तो फिर वो नज़र आता है कि आप वाकई दिल से गा रहे हैं या दिल से परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि अभी मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं, तो कुछ आप हमें सुनाएं और फिर उसके बाद मज़ीद आपसे बातें करते हैं, आपका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जी ज़रूर ज़रूर। तो ये मेरा एक सॉन्ग है, अपना ओरिजिनल, और इसका नाम चैन है। और मैंने कहा आज क्योंकि एक मॉर्निंग है तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर आपको सुनाता हूं। बिल्कुल श्योर बिल्कुल सुनाइए। बिल्कुल वेरी नाइस वेरी मेलोडियस, जिसको कहना चाहिए ना कि बहुत ज़बरदस्त आपने गाया है, और आपकी आवाज़ जो है ना वो सलमान भाई से थोड़ी थोड़ी रिजेंबल कर रही है, कहते हैं लोग आपको ये शिरजान? जी काफी बार कहते हैं आवाज मिलती है या शक्ल भी मिलती है। शक्ल भी मिलती है, स्टाइल भी थोड़ा थोड़ा जो है वो मिलता है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि कितनी अप्रिसिएशन मिलती है और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और आपके वालिद साहब क्योंकि खुद इस प्रोफेशन में, वो क्या कहते हैं आपको, वो क्या टिप्स देते हैं आपको कि भाई आगे चल के आपने इसको इस तरह कंटिन्यू करना? जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि आजकल की जो दुनिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने आप को एक बॉक्स में ज़रूरी नहीं है डालें। अगर आप उर्दू म्यूज़िक करना चाहते हैं, पंजाबी, इंग्लिश, मैं समझता हूँ आजकल इतना वो
कश्मकश है कि आप सब कुछ कर सकते हैं म्यूजिकली। और आई थिंक इसलिए मैं वेस्ट में भी कर रहा हूँ काम, पाकिस्तानी म्यूजिक भी कर रहा हूँ, और आई थिंक उससे फिर जो कनेक्शन है दुनिया की वो रहती है। आप दूसरे लोगों से फिर सीख सकते हो, वो सही आपका कल्चर सीखते हैं। तो ये मैं कर रहा हूँ अपने म्यूजिक के साथ कि मैं सही यूनिटी ला रहा हूँ उससे, यूनिटी लेके आ और रहे हैं। हाँ यूनिटी लेके आ रहा हूँ हाँ म्यूजिक से। और मैं हाँ समझता हूँ काफी बार लोग तकरीरें करते हैं और स्पीचेस देते हैं, लेकिन उससे कुछ कभी कनेक्शन नहीं होती ना। अगर आप किसी को एक गाना सुना दें हाँ तो वो एकदम दिल पे लगती है, सही तो हाँ तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन था। और हाँ दूसरा आपने कहा था कि फ्यूचर हाँ में चलिए क्या आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर शेरजान से पूछेंगे कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और पाकिस्तान वो कब आ रहे हैं, और पाकिस्तान में उनका जो कॉन्सर्ट है या पाकिस्तान में कोई इवेंट जो है वो उनका कब है, क्या प्लानिंग है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो शेरजान हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड है और उनसे हम बात कर रहे थे उनके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से। शेरजान ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और पाकिस्तान आने का इरादा कब है? क्या यहाँ कोई कॉन्सर्ट वगैरह है, हम शिरकत कर सकते हैं उस कॉन्सर्ट में, इंतज़ार करें फिर? जी बिल्कुल। अभी फ्यूचर प्लान तो मेरा ये है कि मैं अपनी एक एल्बम बना रहा हूँ, तो ब्रांड न्यू ओरिजिनल गाने, तो वो मैं रिलीज करूँगा, और फिर पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली उसका रिलीज करूँगा। और हाँ प्लान ये है कि फिर कुछ गाने शायद आप देखें एक OST में भी आ सकते हैं अच्छा फ्यूचर में, तो वो भी एक प्लान है। और पाकिस्तान में प्लान ज़रूर, मैंने शोज़ तो काफ़ी अभी किए हुए वहाँ। कुछ साल पहले मैंने एको ये हो जो रही है हमारे शाहजहान, आपकी आवाज़ शेरजान, आपकी आवाज़ एको हो रही है। हाँ राइट नाउ अभी ठीक है जी, कंटिन्यू कीजिए शेरजान। अब ठीक है जी 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 जी। मैं कह रहा था कि मैंने पाकिस्तान में काफ़ी शोज़ अपने किए हैं अभी पहले से, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस साल और अगले साल और करूँ, ताकि आप जो हमारे लिसनर्स हैं और हाँ ऑडियंस है वो आ सकें शो पे सही और ज़रूर सुने। सही। अच्छा, सूफ़ी म्यूज़िक आप पसंद करते हैं, उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है? और वहाँ पर जब आप परफॉर्म करते हैं तो क्या कहते हैं वहाँ पे आपके कोलीग्स या जितने भी वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या दीगर लोग हैं? जी एक्चुअली सूफी म्यूज़िक जो है ना हमारा एक बहुत ही एक हाँ स्पेशल हमारा जो क्या कहते हैं उसे सॉफ्ट पावर, जी कि लोग जो वेस्ट में भी होते हैं ना वो सुनते हैं उसे। तो हमारे जो ग्रेट उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, वेस्ट में लोग अब उनकी कव्वालियाँ सुन रहे हैं, और वो वोकली जब उनको सुनते हैं वो इतना अमेज्ड होते हैं कि वाह ये कैसा अमेजिंग टैलेंट पाकिस्तान से है और तो उनको पता है कि जब अच्छा कोई प्रोडक्ट हो या अच्छा कोई टैलेंट हो तो फिर वो उसे अप्रिशिएट करते हैं यहाँ। और फिर आप देखिए कितनी कोलैबोरेशंस होती हैं वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ भी। तो सही सूफी म्यूजिक मैं समझता हूँ एक बहुत ही पावरफुल हमारा म्यूजिक है। मैं यहाँ भी जब परफॉर्म करता हूँ तो सही हमारा सूफी का कलाम और हाँ हमारे जो शायर हैं बाबा बुल्ले शाह, रूमी, तो हम यहाँ उनको प्रेजेंट करते तो हैं और शेरजान फिर लोग थोड़ा सा उसे कुछ हमें कुछ सूफ़ी म्यूज़िक कुछ उससे रिलेटेड जी कुछ सुना दें। सुपर्ब सुपर्ब, बहुत बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है। आई एम श्योर कि आप बहुत जो है ना वो आगे जाएंगे और बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं शेरजान कि अब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं रोज़ाना, और क्या आपकी रूटीन होती है अपने इस पैशन को कंटिन्यू करने के लिए? जी बिल्कुल। आई थिंक प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करें तो फिर आप वो कहते हैं फ्रेश नहीं रहते। तो मैंने एक्चुअली जब म्यूज़िक शुरू किया तो आपको बताया था गिटार खुद सीखा और गाता भी था अपने फेवरेट सॉन्ग्स के साथ। लेकिन कुछ साल पहले मैंने हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड उस्ताद हैं, उस्ताद शफकत अली खान, जी जी
तो उनके साथ मैंने रियाज शुरू किया, क्योंकि काफ़ी जो मैं म्यूज़िक करता हूँ वो पॉप, रॉक और हाँ सूफ़ी होता है, हाँ लेकिन उनने उनने कहा अगर आप क्लासिकल अपनी ट्रेनिंग करें ना तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ वो मैं हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ उसकी, रियाज अपना डेली करता हूँ। हाँ और अब मैंने देखा है जब जिस दिन नहीं करते तो फिर आपकी आवाज़ और आपकी प्लेइंग सही नहीं होती। हाँ बिल्कुल, आपके वोकल कॉर्ड्स में फिर प्रॉब्लम आ रहा होता है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है रोज़ाना। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है अब तक, जिसको देख देख के आपने ये सोचा हो कि नहीं भाई मैंने इनकी तरह बनना है, या इनकी तरह मैंने सिंगिंग करनी है, ये लेवल ऑफ सक्सेस मैंने अचीव करना है? जी बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा ये कि तो शुरू में तो मेरे फादर एक हाँ इंस्पिरेशन, क्योंकि जब मैंने उनको स्टेज पे देखा, मैंने देखा म्यूजिक बजा रहे हैं और लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं तो मैंने कहा ये तो एक अच्छी जॉब है तो वो इंस्पिरेशन थे कि उनकी जो लुक थी मुझे हाँ पसंद आई, हाँ उनकी प्लेइंग, उनके सॉन्ग राइटिंग, हाँ तो वो डेफिनेटली शुरू में इंस्पिरेशन थे। हाँ लेकिन एज मैं बड़ा हुआ तो फिर और भी इन्फ्लुएंसेस आए। जैसे मैं जब 13 साल का था तो कोल्ड प्ले एक बैंड, वेस्टर्न बैंड है जो बहुत ही एक इंस्पिरेशन है मेरे म्यूजिक में। और फिर जब मैं टीनेजर हुआ तो मेरे कर्ली कर्ली बाल होते थे उस वक्त अच्छा, और हाई स्कूल में था, तो मैं समझता था कि अली अजमत ये जैसे कोई, करली करली हाँ हाँ, अली अजमत जैसे बस छोटे थोड़े से। तो हाँ मैंने कहा पता नहीं ये क्या लुक्स अच्छी भी है या हाँ कूल है या नहीं। आप जब स्कूल में होते हैं आप देखते हैं लोग जज करते हैं, हाँ लेकिन उस वक्त एक बैंड था हाँ ब्रदर्स का, अच्छा जोनस ब्रदर्स तो उनके उनके कर्ली बाल होते थे, हाँ लेकिन वो इतने लाइक कूल थे, लाइक लोग उनको पसंद करते थे। तो फिर वो एक इंस्पिरेशन बन गए मेरे लिए उस वक्त म्यूजिकली, और उनकी जो पर्सनालिटीज भी जी थी। और तो वेस्टर्न बैंड्स में ऐसे मेरे इंस्पिरेशंस आए लाइफ में, लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी म्यूजिक में डेफिनेटली जुनून, वाइटल साइंस, हाँ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, हमारे क्लासिक जो आर्टिस्ट मेहदी हसन, नूर जहां, हाँ आप उनके म्यूजिक को सुनते हैं सही और आप देखते हैं वाओ इतना अमेजिंग उनने म्यूजिक हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बनाया। सही। तो अभी जो करंट हमारे सिंगर्स हैं पाकिस्तान में, बहुत अच्छी सिंगिंग हो रही है माशाल्लाह से, तो उसमें आपके फेवरेट कौन है? तो मैं एक्चुअली काफी मैंने इतना ज्यादा नहीं सुना, लेकिन सुना है, लेकिन मुझे डेफिनेटली आसिम अजहर पसंद है। आसिम अजहर। आई थिंक उनका बहुत टैलेंटेड और हाँ बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं कि वो एक आर्टिस्ट है जो एंजॉय करते हैं अपने अपने म्यूजिक को और दिल से कर रहे और वो हैं, तो सिंगिंग कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली ऑडियंस भी बड़ा एंजॉय कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक पता चल जाता है अगर ऑडियंस अप्रिशिएट करती है आर्टिस्ट को तो फिर अब मतलब कि वो कुछ सही कर रहे हैं, और न्यू आर्टिस्ट में मैं दे सोच रहा हूँ कौन हमारे उनसे पहले भी हैं, जैसे अली जफर हैं, आतिफ असलम ओह हैं। हाँ, हाँ ओह या हाँ डेफिनेटली हाँ आतिफ असलम, अली जफर, राहत फतेह अली खान, बिल्कुल हमारे ये तो आइकॉनिक जी सिंगर्स और जी आर्टिस्ट्स हैं। हाँ तो डेफिनेटली आई वुड से ये इनने हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, बिल्कुल। सही। अच्छा, अब क्योंकि आप माशाल्लाह से अच्छी सिंगिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और डेफिनेटली मैंने भी अभी आपके जब ये सॉन्ग सुने तो मुझे भी बहुत ज़बरदस्त लगा। पाकिस्तान से थैंक यू। और पाकिस्तान से और वहाँ जहाँ आप हैं या दीगर कंट्रीज़ में आपको कैसा रिस्पॉन्स है? लोग आपको क्या कहते हैं कि नहीं आपने जो है वो थोड़ा सा रॉक की तरफ जाना है, या फिर आप सूफ़ी सिंगिंग की तरफ रहें? क्या सजेशन है, और फैमिली से क्या सजेशंस मिलते हैं आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो लोग जो होते हैं ना हर बंदे का एक ओपिनियन होता है तो ये तो आपको पता होगा, जब आप इस इंडस्ट्री में होते हैं लोग आपको बताते हैं कि तुम ये करो वो करो ये करो, लेकिन मैंने देखा है
आप सुन तो सकते हैं उनकी बातें, सुनते सबकी लेकिन हैं अगर आप, हाँ। हाँ करते अपनी सुनते है। हैं सबकी है लेकिन करते नहीं है। हाँ, ये है, तो मैंने right. मैंने देखा है कुछ काम अपने जो आपके दिल से नहीं है, हाँ, तो उसमें कभी बरकत हो ही नहीं सकती, सही। तो मैं समझता हूँ जो चीज दिल से निकलती है उसमें है हाँ, कोई बिल्कुल बिल्कुल, पावर है। आई एग्री शिरजान कि जिस काम में आपका पैशन है ना, आप जो काम करते हैं अगर वो आपको पसंद है, वो दिल से पसंद है, तो उसकी जो एक फीलिंग्स हैं वो अलग होती हैं, और देखने वाले को और जो सुनने वाले हैं ना उनको भी वो पता चल रही होती है। चलिए जी, मजीद भी डिस्कशन करेंगे शिरजान के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक भाई, मेरी चाय भी आ गई है और इंटरव्यू कर रहे हैं हम शिरजान के साथ। और शिरजान जो है ज़बरदस्त सिंगर है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं। शिरजान, मैं चाहूँगी कि आप हमें जज्बा जुनून सुनाएं ताकि लोगों को पता भी चले कि आप जिस तरह से सिंगिंग करते हैं, या आपके जो जितने भी वालिद साहब थे या उनका जो ग्रुप था वो सिंगिंग करते थे, उसमें क्या रिजेम्बलेंस है। जी जी जरूर। जी, और ये एक ऐसा सॉन्ग है हमारा हमारे मुल्क का कि बिल्कुल, अब जो हमारे दिलों के ये करीब है, जो दिलों हर के बंदा करीब हर है। वक्त जो है ये सॉन्ग सबके जो है ना वो लबों पर होता है, और स्पेशली जब जब मैचेस हो रहे होते हैं तब तो भाई बिल्कुल, ग्राउंड में हर भी ये सॉन्ग स्टेडियम में सब, प्ले हो रहा हाँ था। बिल्कुल। तो ये सॉन्ग और आप सुनाइए। हजारों मील दूर हो सकते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो लगता है आप आप कनेक्ट हो वापस जाते हैं, अपने आप कनेक्ट हो कनेक्ट जाते हो हैं अपने जाते हैं। फीलिंग्स के साथ, आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, और एक वाकई आपके अंदर जो है ना वो जज्बा जुनून आ जाता है, वाकई आपके अंदर वो आज पेट्रियाटिज्म बढ़ जाता है, मतलब आपके अंदर जो मौजूद पेट्रियाटिज्म है उससे डबल ट्रिपल हो जाता है वो पेट्रियाटिज्म। बिल्कुल, जी, अब आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो ये आपके लिए मैं सुनाता थैंक यू। हूँ। कभी ना कभी भूलो। ना बिल्कुल, वाह बिल्कुल, आपकी भी जबरदस्त अच्छी जबरदस्त आवाज है, जबरदस्त, जी जी, अच्छा जी। आपकी भी अच्छी आवाज है। अच्छा, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा शिरजान, ये बताइए कि ये सॉन्ग तो जाहिर सी बात है हर शख्स गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है, हमारी एक एफिलिएशन है इस सॉन्ग से, और जिस तरह से मैंने बात की ना कि बस फिर आपको आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं और वो सारा आपको टाइम याद आना शुरू हो जाता है। आप बताएं, जब आप छोटे थे, जब आप ये सारा कुछ सीख रहे थे, ये सारा प्रोसेस आप देख रहे थे, आपने बताया कि बहुत सारे लेजेंड्स जो हैं वो आपके घर पे आते थे, तो कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहें, किसी के बारे में कुछ बताना चाहें, किसी सिंगर के बारे में कुछ शेयर करना चाहें कि आपने उनसे ये कुछ सीखा या ये कुछ हुआ। जी बिल्कुल, हाँ, तो बहुत सीखने को मिलता है, हाँ, जब आप इन बहुत ही आइकॉनिक जो हमारे स्टार्स हैं उनके साथ जब आप उनके प्रेजेंस में होते हैं, हाँ, तो मुझे याद है कि मेरा जो एक एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मेरी वन ऑफ माय अर्ली परफॉर्मेंसेस मैंने की थी वॉशिंगटन डीसी में ओके, अब्बू के साथ, और जी, उस शो पे जुनेद जमशेद भी हमारे साथ थे, ओह, और वो सही, इतना स्पेशल मोमेंट था। हाँ, अब जब मैं देखता हूँ वापस उस मोमेंट को, हाँ, तो मुझे याद है पीछे बैठे हुए थे बैक स्टेज, हाँ, तो उन्होंने मुझसे गिटार ले लिया। अच्छा, उन्होंने कहा दिखाओ मुझे, तो उनको पता था कि मैं बजा रहा हूँ म्यूजिक और हाँ, अभी कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे याद है कि जब हम अभी जाने वाले थे स्टेज पे, हाँ, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा ये जो म्यूजिक है ना, ये बहुत ही एक रूहानी काम है, मतलब ये आपके ये आप कर नहीं सकते अगर आप इसमें इन्वॉल्व अपना नहीं हो तो, बिलीव हाँ, इन्वॉल्व ना, हाँ, बिल्कुल। हाँ, और इन्होंने कहा जब भी तुम ये करो तो बस दिल से हाँ, करो, दिल से गाओ, दिल से बजाओ। हाँ, तो फिर जब हम स्टेज पे गए, ये मुझे पता नहीं था कि कितने लोग वहाँ आए हुए थे। सही, जब शो खत्म हुआ तो पता चला 10,000 लोग उस जगह पे आए हुए थे। अच्छा, और मैं हाँ, इस बार 16 साल उम्र था और मुझे अच्छा, कुछ नहीं पता था हाँ, कि इतने लोग आपको देखने आए। सही। अच्छा, ये तो है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तानी म्यूज़िक को पसंद करते हैं, बल्कि आप देखिए कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ भी हमारा म्यूज़िक बड़ा पसंद किया जाता है, और वो कहते हैं भाई इनके पास एक से बढ़ के एक टैलेंट है, ये इतना टैलेंट लाते कहाँ से। तो माशाल्लाह हमारी सिंगिंग में
वाकई बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, आपका कुछ ऐसा इरादा है कि आप कोई अपना एल्बम बनाएं या आप बैक टू बैक जो है वो सॉन्ग्स रिलीज़ करें, या फिर आपकी कुछ परफॉर्मेंसेज हों जो आपने सोचा हो कि ठीक है अभी पाकिस्तान जाते हैं तो फिर वो लाइन अप करते हैं, या कुछ ऐसा कुछ है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं? जी बिल्कुल। तो पता नहीं अगर लोगों को पता है कि, लेकिन सीजन 10 एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म है अच्छा। हमारा, उसके लिए मैंने किया था हाँ। एक परफॉर्मेंस उसमें। हाँ। और तो ये जी बिल्कुल, एल्बम जो आपने अभी मेंशन किया उस पे ही मैं आजकल काम कर रहा हूँ कि नए गाने रिलीज करूँ। और जैसे आप कह रही थी कि डिफरेंट स्टाइल्स हाँ। म्यूजिक का, तो मैं वो भी ट्राई आउट कर रहा हूँ कि थोड़े से डिफरेंट म्यूजिकल साउंड होए कुछ गानों की। लेकिन उनको फिर भी जैसे मैंने कहा ऑथेंटिक रखना ज़रूरी है उन हाँ। गानों को। सही। तो वो मैं रिलीज करूँगा इस साल। सही। तो ज़रूर आपको सुनाएंगे और आप होपफुली प्ले करेंगे अपने ज़रूर शो ज़रूर, पे। बिल्कुल श्योर, व्हाई नॉट। और अच्छा ये जी बताएं शेरजान, आजकल रीमेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पुराने पुराने ऐसे गाने जो कभी सुने भी नहीं है वो भी जब रीमेक होके आ रहे होते हैं सामने और लोग सुन रहे होते हैं, या वो प्लेलिस्ट सामने आ रही होती है यूट्यूब पे या सब जगह वो चल रहे होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो पता चलता है ये तो बहुत पुराना गाना था, ये तो पता नहीं इस टाइम का गाना था और ये तो इसने गाया था, और वो रीमेक करके इतना ज़बरदस्त हो जाता है तो वो बाद में पता चल रहा होता है। और कुछ गाने हमें पता ही होते हैं कि भाई ये तो रीमेक किया है। तो आप इससे कितना अग्री करते हैं कि ये अच्छा है, ठीक है कि नए सिंगर्स के लिए कि अगर वो कोई ओल्ड सॉन्ग रीमेक कर लेते हैं तो इट्स फाइन कि दे आर डूइंग दिस? आई थिंक ये भी बहुत ही मतलब वो एक सवाल है जो आपको सोचना है थोड़ा सा। तो हाँ। मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ जो आजकल की ये है, जो हमारा जो टिकटॉक है, इंस्टाग्राम हाँ, रील्स रील्स, हाँ। और सोशल मीडिया, इसकी अच्छी बात ये है कि अगर आप एक गाना उस पे डाल दें, शायद पुराना है, आपको लाइक 20-30 साल पुराना गाना है, लेकिन अगर वो एक अच्छा गाना है और एक अच्छी वीडियो पे लग जाए और वायरल हो जाए, तो फिर वो गाना लोग को इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उसी गाने से। सही, और बिल्कुल। मैं समझता हूँ रीमेक बुरी चीज तो नहीं है हाँ। कि अगर आप एक नई ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं करना चाहते म्यूजिक, हैं, हाँ तो सही। करना आई थिंक बिल्कुल सही है। सही। तो अगर लेकिन अगर आपको आप किसी सॉन्ग का रीमेक करना हो तो वो सॉन्ग कौन सा हो सकता है? ओ वाह ये तो बहुत ही मुश्किल थोड़ा सोचे सोचे शेरजान, थोड़ा सा सोच के हाँ, बता दे, कोई मसला नहीं थोड़ा सा सोचें। है। तो बिल्कुल। एक्चुअली सही नहीं है गाना जो लोग कहते हैं आप नहीं रीमेक करें क्योंकि वो ओरिजिनली बेस्ट हाँ, है, कुछ सॉन्ग होते हैं तो ना कि उनको नहीं आपको उस तरह से रीमेक करना चाहिए, लोगों को नहीं पसंद आते, क्योंकि समटाइम्स इट जी हैपेंस जी विद द पीपल। कुछ सिंगर्स जो हैं वो बड़ा ही डिजास्टर कर देते हैं, वो रीमेक करने के चक्कर में जो असल उसका जो एसेंस होता है सॉन्ग का, हाँ वो बेस ही उसकी हट जाती है ना, तो ये बड़ा वो देखभाल हट के करने जाती वाला है। काम है। तो आप कौन सा एक्चुअली सॉन्ग रीमेक करना चाहेंगे? हाँ, मुझे आ गया एक सॉन्ग, हाँ बताएं। एक वाइटल साइंस का सॉन्ग है ये शाम, अच्छा। उनकी पहली एल्बम से, वो बहुत ही अच्छा गाना है, तो डेफिनेटली शायद फ्यूचर में उसका एक रीमेक या कोई कवर कर लूंगा। सही, तो पर थोड़ा सा गुनगुना दें वो ये शाम, ताकि लोगों को पता चल जाए फिर जी जब आप जी नहीं नहीं, बहुत बहुत ज़बरदस्त आप सिंगिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से अच्छा सिंगिंग करते रहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम शेरजान, आपने अपना कीमती टाइम जो है हमारे शो के लिए निकाला, थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और पर्सनैलिटी से, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई अब वीकेंड है और वीकेंड वाइब्स ऐसी होती हैं कि खाने पीने का दिल करता है, और हम हर हफ्ते आपको मिलवाते हैं ज़बरदस्त शेफ़ से, और आज हमारे साथ वजिया कनेक्ट हुई हैं जी लाहौर से, और आज वो हमें डिफरेंट स्टाइल के खाने बनाना सिखाएंगी, रेसिपीज़ बताएंगी, और रेस्टोरेंट स्टाइल के किस तरह से आप खाने बना सकते हैं इस पर बात करेंगे वजिया से। वजिया गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग सबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वजिया ये बताएं, आज आप हमें कौन कौन सी रेसिपीज, कौन कौन से खाने बनाना सिखा रही हैं? अच्छा सबा, चूंकि वीकेंड पे हमारा बहुत दिल करता है कि हम लोग रेस्टोरेंट में जाएं, लेकिन बहुत महंगाई हो चुकी हुई है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना घर पे बनाते हैं और सारी फैमिली
उसी पैसों में घर पे ज्यादा सारा खाना बना के एंजॉय करते हैं। क्यों? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि रेस्टोरेंट जैसे खाने आप घर पे बना लेती हैं। अब ये बताएं उन खानों में आप क्या क्या बनाती हैं घर में, हमारे व्यूअर्स के साथ भी ये रेसिपीज शेयर कीजिए। अच्छा सबा, सबसे पहले ना हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो एक मेन्यू हम लाजमी ऑर्डर करते हैं, वो होता है स्टेक। स्टेक के साथ मशरूम सॉस होती है या डिफरेंट किस्म की सॉसेस होती हैं और साथ वेजिटेबल। तो आज मैं आप लोगों को चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस विद मैश पोटैटोज एंड सॉटेड वेजिटेबल की रेसिपी दूंगी। जी जी बिल्कुल बताइए। हाँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है चिकन स्टेक की रेसिपी बता रही हूँ। आपने तकरीबन 1 चिकन ब्रेस्ट, जिसके आपने ना पतले पतले फिलेट करा लेने हैं। वो फिलेट को आपने ना थोड़ा सा हैमर से ना फ्लैटन कर लेना है ताकि उसका जो थ्रेड है ना मीट का वो टूट जाए। उसके बाद आपने चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट करना है 4 टेबलस्पून सोया सॉस से, 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस से, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर पाउडर हाफ टीस्पून, हाफ टीस्पून ऑरिगेनो, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पाउडर। अच्छी तरीके से मिक्स करके आपने उसको 20 मिनट के लिए मैरिनेशन का टाइम दे देना है। एंड उसके बाद आपने स्टेक्स को ग्रिल कर लेना है ग्रिल पैन पे। हमारी बहुत ही शानदार चिकन स्टेक्स बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे बहुत ही शानदार मशरूम सॉस, ठीक है, जो क्रीमी मशरूम सॉस होती है। उसके लिए आप पैन में लेके तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बटर डालेंगे, बिल्कुल हाफ टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। जो ही लहसुन सॉटे हो जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे तकरीबन 1 टिन मशरूम का, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टीस्पून, 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 1 टेट्रा पैक की क्रीम और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। मिक्स करेंगे, हमारी जबरदस्ती जो मशरूम सॉस है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। एक मशरूम सॉस सर्व करेंगे ऊपर डाल के और साथ बनाएंगे मैश पोटैटोज, जो कि हम सब की फेवरेट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आलू लेने हैं तकरीबन 3 से 4 अदद और उसको बॉईल करके मैश कर लेना है। अब पैन में आप डालेंगे वो उबले हुए आलू, 100 ग्राम की बटर की टिक्की, काली मिर्च पाउडर, नमक और एज पर योर टेस्ट, और साथ 1 पैकेट क्रीम का। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हमारे जबरदस्त लंपी से मैश पोटैटोज भी रेडी हो जाएंगे। वाओ, मैश पोटैटोज रेडी हो जाएंगे। जी जी भजिया कहिए, क्या कह रही है? अब बस हमारी साइड की वेजिटेबल्स रहती हैं जो हम जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, और वेजीज होती हैं जिसके अंदर गाजर, जुकीनी वाली जो एक ब्रोकली वाली वेजिटेबल होती है, हम वो रेडी करेंगे। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी मुझे स्लो आ रही है भजिया, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। चलिए, अब आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, कंटिन्यू करें, चलिए बिल्कुल। जी जी जी, हम वेजिटेबल बनाएंगे और हमें वेजिटेबल के लिए चाहिए 1 से 2 गाजर जूलियन स्लाइसेस में कटी हुई, 1 ब्रोकली, ठीक है। उसके बाद 1 हम लेंगे जुकीनी और उसको हम बड़ा बड़ा क्यूब्स में काट लेंगे। इन तीनों चीजों को हम लोग जरा बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद हम ऑयल लेंगे पैन में और उसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून बिल्कुल उसको सौते करके वो वेजिटेबल्स डाल देंगे तो बॉईल हुई होंगी। एंड नमक और काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे, जरा से सौते करेंगे और हमारे वेजिटेबल्स तैयार है। अब प्लेटर के लिए हम स्टेक रखेंगे, स्टेक में मशरूम सॉस डालेंगे, साथ मैश पोटैटोज रखेंगे, वेजिटेबल्स रखेंगे और हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल स्टेक प्लेटर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सही। अच्छा, ये तो हो गए मैश पोटैटोज एंड ऑल दैट। अब मजीद हमें रेसिपीज बताइए, शेयर करती जाइए हमारे साथ कि क्या क्या कुछ आज आप हमें बताने लगी हैं। अच्छा, उसके बाद ना हम बनाएंगे बहुत ही शानदार अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता, राइट, ओके। इसकी रेसिपी बताएं, ये तो मैंने आपसे पर्सनल भी पूछनी है, अल्फ्रेडो पास्ता की रेसिपी। डन हो गया, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपको लेना है पेने पास्ता। आप फेटोचीनी पास्ता ले सकते हैं जो कि नूडल्स की चपटी सी नूडल्स की तरह का होता है जी, और आप पेने पास्ता ले सकते हैं जो कि बिल्कुल पेन शेप का होता है। आप पेने पास्ता लेंगे, उसको बॉईल करके, जैसे मैक्रोनी हम लोग बॉईल करते हैं, आप बॉईल करके रख लेंगे साइड पे। सही। उसके बाद क्या करेंगे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले चिकन स्टेक की रेसिपी बताई है ना, जी जी जी, सेम चिकन जो है ना
वो हम लोग इस पेने पास्ता के अंदर भी डालेंगे, ठीक है। अच्छा तो वो स्टेक जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, जी। ग्रिल करके हम उसको साइड से काट के ना वो साइड पे रख लेंगे। ठीक। अब हम लोग फेटोचीनी पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए पैन में तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून बटर। ठीक। में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बिल्कुल चॉप किया हुआ गार्लिक। राइट। जो ही वो बड़ा खुशबू आ जाए, मशरूम तकरीबन 8 ठीक। 1 पैकेट मिल्क पैकेट क्रीम, जी। नमक एज पर योर टेस्ट, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, ठीक। 2 टेबल सोया सॉस, 1 चिकन क्यूब वो ऐड करके मिक्स करेंगे। हाँ। पेने पास्ता उसके अंदर ऐड करेंगे। हाँ। अच्छी तरीके से मिक्स करके हमारा जबरदस्त अल्फ्रेडो पास्ता बिल्कुल रेडी है। सही। जो स्टेक हमने बनाई थी, उस स्टेक को हम उसके ऊपर जो है गार्निश करेंगे, हाँ। एंड हमारा प्लेटर अल्फ्रेडो पास्ता का बिल्कुल रेडी हो जाएगा। वाओ, दैट्स रियली नाइस, दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताएं, रेस्टोरेंट में और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर स्पेशली लाहौर में जो है वो सर्व करते हैं, उनमें से कुछ स्पेशल चीज़ें बताएं, तो क्योंकि आज वीकेंड है तो लोग ना बहुत ज़्यादा सुनते हैं, देखते हैं हमारा शो कि भाई क्या बता रहे हैं ये रेसिपीज़, तो ये चीज़ें ना शेयर कीजिए कि सबसे ज़्यादा आप लोग जब वहाँ जाते हैं रेस्टोरेंट में तो आपको क्या चीज़ें सर्व होती है। अभी जैसे अल्फ्रेडो पास्ता हो गया, मैश पोटैटो हो गया एंड ऑल दैट, और क्या चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं, मतलब अगर रेस्टोरेंट नहीं जाना चाह रहे तो वो चीज़ें हम घर पे बना लें। आई गेस फ्राइड राइस भी बहुत ज़्यादा सर्व होते हैं रेस्टोरेंट में। बिल्कुल, मैं आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त कंग पाओ चिकन और फ्राइड राइस की रेसिपी देती हूँ। क्योंकि हम लोग जा रहे होते हैं तो चाइनीज कॉन्टिनेंटल खाने बहुत अच्छे तरीके से हम क्रेव कर रहे होते हैं खाने को, तो हम आज के कंग पाओ चिकन विद एग फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही फेमस रेसिपी है, लाहौर हो गया, कराची हो गया, हर जगह की फेमस रेसिपी है। तो सबसे पहले हम लोग एग फ्राइड राइस से स्टार्ट करते हैं। ठीक। हमने लेने हैं चावल तकरीबन 2 कप के जितने। ठीक। साइड पे उबले हुए चावल हम लोग रख लेने हैं। अब हमने लेने हैं 3 अदद अंडे, अच्छी तरीके से बीट करने और येलो फूड कलर डाल के हमने उसको बीट करना है ताकि येलो येलो अंडे हो जाए हमारे, ठीक है। अब हम लोग लेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। राइट। सबसे पहले वो जो एग है ना, वो हम एग का मिक्सचर उसके अंदर डाल देंगे। हाँ। सिर्फ 2 मिनट वेट करेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके स्क्रैम्बल कर लेंगे, ठीक है। सही। उसके बाद हम उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। हाँ। 1 बंद गोभी बारीक कटी हुई, 2 अदद शिमला मिर्च बारीक बारीक कटे हुए, राइट। 2 अदद गाजरें बारीक बारीक कटी हुई, ठीक। 1 छोटी साइज का प्याज बारीक बारीक कटा हुआ। ये वेजिटेबल्स डालकर अंडों के साथ तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक। साथ ऐड करेंगे 5 से 6 टेबल स्पून सोया सॉस, राइट। काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, राइट। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, ठीक है, ठीक। और व्हाइट पेपर पाउडर ½ टीस्पून। ओके। अच्छा से स्टर करेंगे, उबले चावल डालेंगे, मिक्स करेंगे और हमारे जबरदस्त एग फ्राइड राइस जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब हम बनाएंगे, हाँ हाँ जी, अब हम बनाएंगे कंग पाओ चिकन, ठीक है, क्योंकि एग फ्राइड राइस के साथ आप कोई सी भी ग्रेवी सर्व कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे कंग पाओ चिकन, बहुत ही फेमस रेसिपी है। अच्छा। आपको चाहिए 1 अदद चिकन ब्रेस्ट, राइट। क्यूब्स में कटी हुई। हाँ। उसको आप लोग मैरिनेट करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ओके। 1 टीस्पून पाउडर, सोया सॉस, विनेगर, सॉस, ठीक है, ये भी 2-2 टेबल स्पून। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके अंदर 1 अदद अंडा और कॉर्नफ्लोर डालेंगे तकरीबन ½ कप। ठीक। चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स करके शैलो फ्राई कर लेंगे टिल गोल्डन ब्राउन, ठीक है। जी जी। चिकन डाल के साइड पे रख लेंगे। हाँ। अब हम इसकी सॉस बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए पैन में तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल, बारीक कटा हुआ लहसुन तकरीबन 2 टेबल स्पून, हाँ। 8-10 मोटी गोल लाल मिर्चें। राइट। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। राइट। चलें। और साथ हम डालेंगे ½ कप के जितना मूंगफली यानी पीनट। ओके। इन सब चीजों रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, ओके। 1 टीस्पून वॉर्सेस्टरशायर सॉस, ठीक। 2 टेबल स्पून सोया सॉस, राइट। 1 कप के जितनी केचप, ओके। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, राइट। काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून। मिक्स करेंगे और इसके अंदर चिकन जो हमने फ्राई करके रखा होगा वो टॉस कर देंगे,
हमारा जबरदस्त सा कंफर्ट चिकन एग फ्राइड राइस के साथ बिल्कुल रेडी हो जाएगा। राइट। अच्छा वजिया, बहुत ज़बरदस्त आपने रेसिपीज़ बताई हैं हमें, और बहुत ज़बरदस्त आप बताती हैं, जो भी चीज़ें बताती हैं ना, स्पेशली जो ट्रेंड होता है उसके हिसाब से बताती हैं, मौसम के हिसाब से बताती हैं। अब ये जितने भी रेस्टोरेंट में बनने वाले खाने ना, इनकी रेसिपीज़ जितना हो सका हमने वजिया से पूछा, जितने मुख्तसर वक्त में। बहुत शुक्रिया वजिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमारे शो के लिए निकाला। और फिर हम नेक्स्ट वीक वजिया से पूछेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है मज़ीद ये हमें क्या क्या खाने बनाना सिखा रही हैं। आइसक्रीम और मीठे की बात करेंगे जी कमिंग वीक में। चलिए जी, शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और अहम टॉपिक है जिस पे हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं हम स्टूडेंट्स के हवाले से। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा हमें ये मैसेज भी करते हैं, और मुझे तो बहुत सारे लोग लिंक्डइन के ऊपर ये बता भी रहे होते हैं और पूछ भी रहे होते हैं कि भाई अब ये पॉलिसी आ गई है तो आप जल्दी से किसी को बुलाएं और हमें बताएं कि क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की वीज़ा पॉलिसी से रिलेटेड, एंड इट्स अबाउट स्टूडेंट्स, और इनकी जो मज़ीद पॉलिसी में एडिशन है या मज़ीद जो रेजिडेंशियल वीज़ा के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाहज़ेब भाई। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शाहज़ेब भाई, ये बताइए कि न्यूजीलैंड जाने के लिए स्टूडेंट्स को किन प्रोसीजर से गुजरना होगा, क्या प्रोसेस है, और न्यूजीलैंड जाने के लिए जो है वो क्या डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अच्छा सब 2026 में मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है न्यूजीलैंड का, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 2026 में जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस मुख्तलिफ वीज़ाज में की हैं, उसमें स्टूडेंट वीज़ा भी शामिल है, उसमें इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी हैं, और उसमें वर्क परमिट के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें फॉर्मेशन चल रही हैं, और कुछ एग्जीक्यूशंस हो चुकी हैं पॉलिसी की, और कुछ एग्जीक्यूशंस उन्होंने मतलब उसको शेड्यूल किया हुआ अगस्त 2026 के लिए। सही। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से कि स्टूडेंट वीज़ा में अभी जो रिसेंट फीचर्स है वो क्या हैं। सही। देखिए, किसी भी स्टूडेंट वीजा के अंदर हमारे नाज़रीन को पता होगा कि जो भी स्टूडेंट वीजा ऑफर करती है कंट्रीज, उसमें नॉर्मली स्टूडेंट के लिए 20 आवर्स पर वीक अलाउड होते हैं कि आप पढ़ने के साथ साथ कुछ काम कर सकते हैं ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सके, बेयर कर सके। लेकिन ने एक जबरदस्त, एक सरप्राइजिंग चीज इसमें अब रखी है अपने नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कि इन्होंने 20 घंटे के बजाय 25 घंटे तमाम स्टूडेंट्स को अलाउ किए हैं कि वो एक वीक में कम से कम 25 घंटे वो काम कर सकते हैं ताकि अपने एक्सपेंसेस और बाकी चीजों को वो बेयर कर सके। तो ये एक रिसेंट अपडेट है न्यूजीलैंड के हवाले से। और अगर हम इसमें एक और चीज देखते हैं वो स्पाउस का ओपन वर्क परमिट, यानी कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, मास्टर्स लेवल किसी प्रोग्राम में आप अपना जाते हैं, तो वहां पर आपकी स्पाउस को फुल टाइम वर्क अलाउड है, और ओपन वर्क परमिट पे वो फुल टाइम काम कर सकेंगे आपके स्पाउस। तो एक रिसेंट और बड़ी जबरदस्त अपडेट है स्टूडेंट वीजा के हवाले से कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो न्यूजीलैंड के ऑप्शंस को देख रहे हैं, तो ये दो नए फीचर्स इसमें ऐड हो गए हैं स्टूडेंट वीजा के हवाले से। सही। अगर हम फीसिस की थोड़ी सी जरा बात कर लें तो न्यूजीलैंड चूंकि ज़ाहिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जी, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, न्यूजीलैंड छोटा सा आइलैंड है लेकिन बड़ा जबरदस्त कंट्री है जी, और जो घूमने के एतबार से बड़े टूरिस्ट वहां पे जाते हैं। तो उसमें अगर हम फीसिस को देखते हैं तो फीसिस की जो रेंज है वो तकरीबन $10,000 से स्टार्ट होती है न्यूजीलैंड डॉलर से, और जो कि तकरीबन $20,000 तक जाती है, जिसमें बैचलर्स के प्रोग्राम्स भी और मास्टर्स भी हैं। अच्छा। अब अगेन वो तमाम लोग के जिनको प्रॉब्लम आती है ये फीसिस को पे करने के लिए, तो अगेन न्यूजीलैंड के एक मल्टीपल स्कॉलरशिप्स ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें अगर एक स्टूडेंट किसी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करते हैं, अगर उनके एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग है या उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्ट्रांग है, तो उन ग्राउंड्स के अंदर वो कम से कम भी वो 40% तक स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगर उनके ऑफर लेटर्स आते हैं तो अराउंड कोई $4,000 से $5,000 के दरमियान उनको स्कॉलरशिप्स भी इसमें आराम से इजीली मिल जाती हैं। तो वो तमाम जो कि लो कॉस्ट ऑप्शन को न्यूजीलैंड को अगर देखना चाहते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स भी हैं और उसमें कॉस्ट अच्छी खासी कम अब नजर आती है जो अगर हम 2026 के हिसाब से देखते हैं। और बाकी अगर हम देखें इसमें अगर बहुत सारी ज़ाहिर जो हम हमेशा स्टेप्स बताते रहते हैं कि फाइनेंशियल प्रूफ इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, ज़ाहिर आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, आप कोर्स कैसे सर्च कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ न्यूजीलैंड की वेबसाइट्स हैं जहां आप अपने कोर्सेज सर्च करते हैं, यूनिवर्सिटीज, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज रैंकिंग बहुत स्ट्रांग है। न्यूजीलैंड के मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं जिनके रैंकिंग्स वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। तो एक जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है न्यूजीलैंड का, और उस लिहाज से आप अपना एडमिशन अप्लाई करते हैं, फाइनेंशियल प्रूफ देते हैं, एसओपी अपना स्ट्रांग करते हैं, तो इस सारे आप अपना सिनेरियो में जब ऑफर लेटर आप इशू करते हैं, अपना फीस पे करते हैं एंड देन वीजा अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान से इसका इजीली अप्लाई हो सकता है, और इसका वीजा जब ग्रांट हो जाता है तो आप वहां पर अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, इजीली वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहीं पर ना थोड़ा सा
स्टे करते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से कि स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए प्रोसेस आपने बता दिया। अब ये बताएं कि स्टूडेंट्स 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए और कितने मतलब उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और ग्रेड्स क्या होने चाहिए, ये थोड़ा सा जो है ना वो पॉइंट टू पॉइंट बताइए ताकि वो फिर हम आगे चलें इसके ऊपर बात करते हुए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी जो अभी रिसेंटली 9th मैट्रिक में है या ओ लेवल्स को कंप्लीट अपना कर रहे हैं, तो उनके ऑप्शंस भी मुख्तलिफ कंट्रीज में भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और डेफिनेटली न्यूजीलैंड के अंदर भी ऐसे ऑप्शंस हैं। तो सब इसमें सबसे पहले आपको फाउंडेशन क्लासेस में एडमिशन लेना होता है। फाउंडेशन क्लासेस का मतलब होता है कि जो लीडिंग टू बैचलर्स प्रोग्राम होते हैं और उसमें आपको कम से कम 2 साल स्टे करना होता है और उसकी फाउंडेशन मेकिंग होती है उस बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। तो नाजरीन जो कि 9 मैट्रिक या फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि इंटर से उनकी लो एजुकेशन होती है और अभी से वो किसी कंट्री जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो फाउंडेशन कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक और बात, एक बड़ी क्रिटिकल चीज है, जब भी हम किसी 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमें एज को भी मद्देनजर रखना होता है, क्योंकि सब आपको अंदाजा होगा कि जो 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एज 18 साल से कम होती है और किसी भी कंट्री में स्टूडेंट वीजा के अंदर अगर हम 18 साल से कम स्टूडेंट को अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अपने किसी भी मतलब पेरेंट्स को साथ लेके जाना या गार्जियन को साथ लेके जाना जरूरी होता है, क्योंकि वो 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम ये आ सकती है। अपने किसी गार्जियन के साथ वो बिल्कुल मूव हो सकते हैं और 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट ईयर इंटर के हैं या ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं जो भी ऑन गोइंग अपनी एजुकेशन कंटिन्यू किए हुए हैं, तो वो आराम से अपना फाउंडेशन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं जो कि लीडिंग टू बैचलर्स। यानी 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने गार्जियन के साथ जा सकते हैं, पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, या कोई अगर उनके साथ जाना चाहे उनकी टेक केयर करने के लिए तो वो जा सकते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा, ये अलाउ करती है मुख्तलिफ कंट्रीज के आप लीगली तौर पे इन लोगों के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इंटर के स्टूडेंट्स यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? अच्छा देखिए, फर्स्ट ईयर इंटर के लिए डेफिनेटली इंटर के बाद तो एक सारे ऑप्शंस आपके ओपन जो मतलब हो जाते हैं कि आप बैचलर्स प्रोग्राम में आप अप्लाई कर लेते हैं जी। और अगर कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी राय होती है या सजेशन होता है कि आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर ध्यान दें। आप कोशिश करें कि आपके फर्स्ट ईयर इंटर, तो अब वो आप इंटर के बाद ही अप्लाई करें ज्यादा बेहतर है। अगर वो फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट है, उसकी वजह क्या है कि आपके जो परसेंटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी स्कॉलरशिप लेने के लिए। और अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होगी, अगर आप आईएलटीएस के स्कोर्स अच्छे लेकर आ सकते हैं और अगर आपका एकेडमिक भी स्ट्रांग होगा, तो आपको इंटरमीडिएट के बाद बैचलर्स प्रोग्राम के लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप्स आपको किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट आपको मुख्तलिफ जो स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हुए 100% स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। तो उन तमाम नाज़रीन जो फर्स्ट इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी जो सजेशन है वो ये है कि अपने एकेडमिक्स और अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर ध्यान वो दे सकते हैं। सही। अच्छा शाज़िब भाई, चलिए ये तो स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अब अगर कोई फैमिली के साथ जाना चाहता है, या इसमें आप मजीद जैसे ब्रेक में जिक्र कर रहे थे कि एक दो और भी इसके अंदर जो है वो पॉलिसीज हैं फैमिलीज के लिए, वो जरा बताइए। अच्छा सबा, न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन प्रोग्राम बड़ा ओल्ड प्रोग्राम है और बहुत टाइम से चल रहा है। जी जी। वैसे अगर कोई भी प्रोफेशनल चाहे पाकिस्तान से एज अ फॉरेन एक्सपीरियंस पर्सन, तो वो अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है, विद द होल फैमिली इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं स्किल्स की बेसिस पे। और उसकी पूरी ऑक्यूपेशन लिस्ट इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश की होती है। उसके पॉइंट्स होते हैं, अपने पॉइंट्स अगर आप पूरे करते हैं जिसमें आपके एज के पॉइंट्स हैं, एजुकेशन के हैं, एक्सपीरियंस के आपके पॉइंट्स हैं, वो तमाम पॉइंट्स मीट करते हुए आप अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एक ओल्ड प्रोग्राम था जो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन अगेन हम इस 2026 के अगर रिफॉर्म्स की बात करते हैं जो न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया है, तो वो तमाम नाज़रीन जो कि हमेशा वर्क परमिट के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि वो वर्क परमिट में किसी कंट्री अप्लाई करें, जो उनको इजी नजर आ रहा होता है कि हम किसी कंट्री का वर्क परमिट ले लेते हैं तो हम किसी दूसरे कंट्री में जाके विद फैमिली सेटलमेंट हो सकते हैं। तो उनके लिए न्यूजीलैंड अगस्त 2026 से एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहा है और वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर जो एक प्रोग्राम है न्यूजीलैंड का, और उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि न्यूजीलैंड के एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स कौन से हैं। न्यूजीलैंड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे तमाम एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट पब्लिश की हुई है। आपने एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स को सर्च करना है अपनी जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, एंड देन उनकी वेबसाइट पे जाके, उन एम्प्लॉयर्स की वेबसाइट पे जाके जॉब सर्च करनी है। तो अगर आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई उसमें जॉब्स मिलती हैं, आप उन जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। और उस जॉब अप्लाई करने के लिए अगेन मुख्तलिफ सर्विसेज के, ये जो क्रेडिट एम्प्लॉयर्स का आपने वर्ड यूज किया, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें। अच्छा हाँ, बिल्कुल, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर का देखिए मतलब क्या होता है कि लेट से
पाकिस्तान के अंदर भी कोई मल्टीपल एम्प्लॉयर्स हैं, एक आपको पता है एफएमसीजी कंपनीज भी हैं, एसएमसीज कंपनीज भी हैं, तो जो जो बाकायदा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से रजिस्टर हैं, एफबीआर से, एसईसीपी से जो इदारे रजिस्टर हैं और वो प्रॉपर अपने टैक्सेस पे करते हैं, वो इदारे अपनी अपनी नॉर्म्स वैल्यूज को पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन के अंदर, ओवरऑल इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन के अंदर एक नाम बना सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अपने सारे कंप्लायंसेस को मीट कर रही होती हैं, वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स कहलाते हैं, वो एक्रेडिटेड कंपनीज कहलाती है। अच्छा। तो यानी कि आपको कोई ऐसी कंपनी सर्च नहीं करनी है कि जिनके वहां पर जो है एक लो एम्प्लॉयर हो, उनका बैकग्राउंड हो, या वो प्रॉपर टैक्सेस ना पे कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग नए कंपनीज वहां पे लॉन्च कर देते हैं और उसके बिहाफ पे मुख्तलिफ फॉरेनर्स को वो बुलाना शुरू कर देते हैं। तो वो ये समझते हैं कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट में, यानी कि ए ग्रेडेड एम्प्लॉयर आपके होने जरूरी है, जिसका रेशो, जो वीजा रेशो बेहतर होगा, और अगर आप उसके थ्रू अप्लाई करते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करते हैं, जिसमें रिज्यूमे राइटिंग आ जाता है, जिसमें कवर लेटर राइटिंग आ जाता है, लिंक्डइन प्रोफाइल आ जाता है, इसके थ्रू अगर वो सर्विसेज अगर वो अवेल करते हैं और वो उसके थ्रू अगर किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अगर वो अप्लाई करते हैं, तो वो कंसल्टेंट उनको किसी इंटरव्यू के हवाले से उनको सपोर्ट दे सकते हैं, और जब इंटरव्यू उनका हो जाता है तो ऑफर लेटर फिर आराम से मिलता है, एंड देन वो अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ 2026 की अगस्त 2026 में एक बड़ी अच्छी रिफॉर्म आ रही है, और जब ये जिसको अगर वर्क परमिट मिल जाता है तो उसके बाद 2 से 3 साल एक्सपीरियंस अगर आप न्यूजीलैंड का ले लेते हैं तो आपकी इमिग्रेशन का प्रोसेस इजी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। चले जी, इस प्रोग्राम के हवाले से मजीद भी बात कि किस तरह आसानी से लोग जो है वो न्यूजीलैंड जा सकते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए जाएं या फिर वो फैमिली वीज़ा लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है न्यूजीलैंड के हवाले से कि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा लेके कैसे जा सकते हैं, अगर फैमिली चाहती हैं कि वो जो है वो जाना चाहें तो वो कैसे जा सकती हैं, उनको किस तरीके से वीज़ा मिल सकता है। 2 चीज़ों के बारे में हमने बात की अभी तक। शाज़िब भाई हमारे साथ मौजूद हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल करके 9-10 के जो स्टूडेंट्स हैं वो जा सकते हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स जा सकते हैं अगर वो 18 ईयर्स से कम है। फिर इसके अलावा फैमिलीज़ के लिए जो है वो क्रेडिट एम्प्लॉयर्स का उन्होंने जिक्र किया। ये बताइए शाज़िब भाई, इसके अलावा क्या कुछ है उनकी पॉलिसीज़ में, इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसे वीज़ा अपॉर्चुनिटी है न्यूजीलैंड के लिए जो लोग अवेल कर सकते हैं? अच्छा, जैसे अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स के हवाले से कि वर्क परमिट आपने लिया और आप वहां पहुंचते हैं। अब देखिए साहब, वहां पर जो इमिग्रेशन के अपॉर्चुनिटीज हैं उन तमाम लोगों के लिए बड़ी ब्राइट अपॉर्चुनिटीज हैं जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड में मौजूद हैं। राइट। अब न्यूजीलैंड में पहुंचने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो डेफिनेटली अगर आप किसी स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं तो कोई स्टूडेंट वीजा को आप जब मतलब कंप्लीट करते हैं तो वहां पर आपको PSW मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो कि तकरीबन 2 से 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिलता है। तो आपका जब वहां पर एक एक्सपीरियंस हो जाता है 2 से 3 साल का न्यूजीलैंड का अपना एक्सपीरियंस, और या अगर आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के जो मतलब प्रोग्राम है, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन प्रोग्राम है, अगर आप उसके थ्रू जाते हैं तो अगर आप 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो इन दोनों लोगों के लिए, जो स्टूडेंट वीजा पे जाके वर्क परमिट पे आते हैं या जो डायरेक्ट वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए एक नया माइग्रेशन प्रोग्राम वो मतलब उन लोगों ने लॉन्च किया है, मतलब जिसका नाम है स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी के नाम से, SMC के नाम से। अच्छा। तो SMC में भी एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो सिर्फ स्पेसिफिकली उन तमाम लोगों के लिए है जिसके पास न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस मौजूद है। अच्छा। यानी कि आपने न्यूजीलैंड में कुछ ना कुछ काम किया, ऑल्दो आपके पास फॉरेन एक्सपीरियंस मौजूद है। देखिए, इसमें 2 कैटेगरीज की हवाले से बात हो रही है। एक वो कैटेगरी के जिसके पास प्योरली फॉरेन एक्सपीरियंस मौजूद है, आज के डेट में सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में एक्सपीरियंस लिया था, तो वो तो अपने ओल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ अपने पॉइंट सिस्टम की बिहाफ पे वो पाकिस्तान से मूव हो सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो न्यूजीलैंड में किसी तरीके से पहुंच चुके थे, विजिटर वीजा पे, स्टूडेंट वीजा पे थे, वर्क परमिट पे थे, तो उनका SMC अब जो नया प्रोग्राम है, स्किल्ड माइग्रेंट जो कैटेगरी का प्रोग्राम है, उसके तहत अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें मतलब पॉइंट सिस्टम के मुकाबले में ज्यादा जल्दी इमिग्रेशन प्रोग्राम उनका हो सकता है। और तकरीबन ये प्रोग्राम, क्योंकि अभी नया प्रोग्राम है ये, तो तकरीबन 6 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट इमिग्रेशन मिल सकती है। और सब देखिए, जब इमिग्रेशन की हमेशा बात होती है, जब कोई भी पर्सन अपनी फैमिली के साथ इमिग्रेशन उसकी हो जाती है, तो इट मींस तमाम राइट्स बेनिफिट्स उसको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। न्यूजीलैंड एक वेलफेयर स्टेट है, तो आपको वोट कास्ट करने के अलावा तमाम राइट्स बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। वहाँ बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, हेल्थ उसके अंदर फ्री होती है, और अगर हम
मतलब इसमें थोड़ा सा अगर फोकस्ड जो कंट्रीज की जो उसकी बात करें मतलब प्रोफेशंस की जी। कि किस तरह के लोगों को न्यूजीलैंड इसके अंदर जो कैटर करना चाह रहा है, हाँ। तो उसमें देखिए हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर सही। आपने हेल्थ केयर एजुकेशन ली हुई है न्यूजीलैंड से, या कोई आईटी सेक्टर के अंदर आपने काम किया हुआ है, या आप इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, सही। और टॉप ऑफ द लाइन जो इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर हम बात करते हैं, तो हमेशा हम कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की बात करते हैं, सिविल सही। इंजीनियर्स की बात करते हैं, हाँ। कि अगर आपके पास इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है, तो मैं समझता हूँ उनके लिए इमिग्रेशन इजीली हो सकती है, जो कि अब नए प्रोग्राम्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। नए प्रोग्राम्स में, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो लोग न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, अगर वो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब एक तो स्टूडेंट कैटेगरी हो गई, फिर फैमिली हो गई, फैमिली इमिग्रेशन वीज़ा हो गया, अब जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी ये उनकी बात नहीं हो रही जिनके पास स्किल्स है, जो प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या पीएचडी हैं, उनके लिए ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही समझाना चाह रहा था कि जैसे वो लोग ज्यादा इजीली अप्लाई कर सकते हैं कि जो इस साइड पे और अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस को काम करते हैं, जिनका साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स से जिनका ताल्लुक है, जी। तो उनके प्रोग्राम को अप्लाई करना इजी है, और उनके कैटेगरी के डिमांड भी वहाँ पे ज्यादा है, और इमिग्रेशन का प्रोसेस भी उनके लिए इजी हो सकता है। सही, इमिग्रेशन का प्रोसेस इजी हो सकता है। अच्छा, स्टूडेंट्स, फैमिली वीज़ा, प्रोफेशनल या स्किल पीपल, अब ये जितने भी लोग हैं, यानी जो स्किलफुल हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, कितने पैसे लगते हैं? क्या कम पैसों में ये सारा प्रोसेस हो जाता है? क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ पर जो अगर बाहर जाना चाह रहा है स्टूडेंट भी, तो वो कितनी मुश्किलों से जो है वो बाहर जाते हैं, मतलब आपको पता है बैंक स्टेटमेंट का इशू आता है और दीगर प्रॉब्लम होती है, तो इसमें कितना आसान प्रोसेस है और कितने पैसे लग जाते हैं, ये बताइए। अच्छा देखिए, कंपैरेटिवली स्टूडेंट वीजा में डेफिनेटली थोड़े ज्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि हाँ। आपको यूनिवर्सिटी की फीसिस पे करनी होती है, सही। जिसके हवाले से अभी हमने पहले स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात की कि स्टूडेंट्स अपना अपना बजट रिड्यूस कर सकते हैं अगर उनके एकेडमिक्स और उनके आईएल्टीएस का स्कोर बहुत अच्छा है, तो वो डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स अप्लाई करते हैं। अच्छा। लेकिन सबा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है हाँ। अमाउंट के हिसाब से, बजट के एतबार से। जी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप्स जो मतलब जितने भी होते हैं न्यूजीलैंड जी। के, हाँ। उसमें आपका सारा एक्सपेंस आपका एम्प्लॉयर मीट कर रहा होता है। आपको उसमें कोई एक्सपेंस बेयर नहीं करना होता। आपको आपके डिग्री इक्विवेलेंसी से लेकर अटेस्टेशन से लेकर आपके वीजा, पूरी फैमिली के वीजाज, और जब ऑफर लेटर कोई भी एम्प्लॉयर इशू करता है, जी, जी। तो उसमें आपको एयर फेयर, आपको रिटर्न टिकट्स आपको उसमें मिलते हैं, मुख्तलिफ प्रिविलेजेस और अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप जो वीजाज होते हैं, उसमें तो आपका एक्सपेंस कोई भी जो आपको नहीं करना होता, आपका हाँ। सारा एम्प्लॉयर वो ही आपका मीट कर रहा होता है। वो आपकी वीजा फी हो या वो आपकी किसी भी तरह के एक्सपेंसेस हो, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर वीजा जो है एक बड़ा जबरदस्त वीजा है। लेकिन स्टूडेंट वीजा में मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगा सबा, कि मतलब अगेन जो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट वीजा के अंदर, के अक्सर बच्चे जो समझते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीजा के हवाले से अक्सर लोग समझते हैं कि वहाँ का वीजा रेशो जरा कम है। तो मैं उन तमाम नाजरीन को कुछ टिप्स या कुछ बातें ऐसी बताना चाहूंगा कि कॉमन रीजन वीजा रिफ्यूजल्स के क्या हैं। तो अगर वो इसको मीट करने में कामयाब अगर हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उनका वीजा बेहतर हो सकता है। अच्छा। क्योंकि न्यूजीलैंड तमाम उन लोगों को वीजा दे सकते हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन, जिनकी बाकी चीजें बेहतर होती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर आपका वीक है, तो आपका वीजा ग्रांट नहीं होगा। आप अपनी क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, पास्ट एजुकेशन बैकग्राउंड, आने वाले एजुकेशन बैकग्राउंड से किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आपका करियर ग्रोथ क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल डाउट्स आपके कुछ नजर आ रहे हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट किसी से बोरो करके बैंक स्टेटमेंट को मीट किया है, आपके फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और होम टाइज आपके अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर उनको ये डाउट्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी प्रोग्राम में, कि आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, कि आप अपनी जो मतलब जितनी भी क्लैरिटी है बड़ी क्लियरली आप उनको बताएंगे कि आपने एनी कॉस्ट वापस आना है। और आपके प्रीवियस जो रिफ्यूजल्स होते हैं स्टूडेंट वीजा के अंदर, वो भी आपके स्टूडेंट वीजा के अंदर बहुत सपोर्ट भी कर सकते हैं और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं। प्रॉब्लमेटिक ऐसे है कि अगर आपका सेम कंट्री में कोई वीजा रिफ्यूजल है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए दूसरा वीजा लेना जरा मुश्किल हो जाता है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एकेडमिक्स अगर लो है, अगर आपके परसेंटेजेस कम है, अगर आपके सीट कम है, तो आप फिर हाई बजटिंग कंट्रीज या हाई जो एक्रेडिटेड कंट्रीज उनको टारगेट ना करें। फिर आप यूरोपियन साइड पर अप्लाई करें अगर आपके लो ग्रेड्स हैं। सही। अच्छा, अब ये बताएं जरा कि ए ग्रेड, A1 ग्रेड और बी ग्रेड, मतलब A1 से लेके बी ग्रेड तक के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो न्यूजीलैंड के लिए इस वीज़ा पॉलिसी में, स्टूडेंट वीज़ा वाली में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम बी ग्रेड की बात करते हैं, तो अब
मतलब थोड़ा सा जो ग्रेडिंग सिस्टम है पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि आप सिंध का कुछ चेंज हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में। जी जी लेकिन अगर हम ऐसे बी ग्रेड को थोड़ा सा देखते हैं तो 60 से 70% के दरमियान होता है बी ग्रेड। सही। तो अगर हम न्यूजीलैंड के बैचलर्स प्रोग्राम को देखते हैं या डिप्लोमा प्रोग्राम को देखते हैं जी। तो उसमें 55% से एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, आप Okay. अप्लाई कर सकते हैं। और लेट से आपने तो बात ए ग्रेड और A1 ग्रेड की है, हाँ। तो अगेन अगर A1 ग्रेड किसी का है तो उसमें उनके एकेडमिक्स जो इट मींस बड़े स्ट्रांग है और वो अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए भी। सही। तो बी ग्रेड से बिल्कुल एडमिशन अप्लाई किए जा सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए, हाँ। और उनके बेहतर चांसेस होते हैं। इसमें एक और भी चीज को सामने रखना होता है, जो सबक वो ये है कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। जी। आप किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें, आपके पास कम से कम 4 से 5 ऑप्शंस अवेलेबल हो, ताकि अगर आपके पास 4-5 ऑफर लेटर्स अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर 4-5 ऑफर लेटर्स में से आपके पास 2 या 3 ऑफर लेटर्स भी आ जाते हैं और 2-3 यूनिवर्सिटीज किसी भी वजह से आपको एडमिशन रिफ्यूज भी कर देती हैं, जी। तो आपका टाइम वो तो आपके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप अपनी मर्जी की कोई भी यूनिवर्सिटी में उसमें आप अपनी फीस पे करके और अच्छा, जो लेकिन आप इस further सारे process प्रोसेस में शाजिब भाई कितना खर्चा आ जाता है, ये स्टूडेंट्स के लिए बताइएगा कि वो कितना खर्चा आ जाता है ये जब डॉक्यूमेंटेशन होती है, जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी की फीस एंड ऑल दैट। सब अगर मैं इसको एक कंप्लीट पाकिस्तानी रुपीस के अंदर कॉस्ट जी, अगर बताना जी, चाहूँ ना, जी। तो तकरीबन 40 से 50 लाख रुपया खर्चा है इसमें। 40 से ठीक है? 50 लाख, जिसमें- और इससे कम अगर Yes. खर्चे पे कोई जाना चाहे तो उसके लिए क्या है? इससे बिल्कुल कम किया जा सकता है खर्चा, क्योंकि ये जो खर्चा मैंने आपको बताया इसमें 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस भी शामिल होती है, मेडिकल कॉस्ट इसमें शामिल होती है, वीजा फीस इसमें होती है, और ज़ाहिर है आपकी मिसलेनियस कॉस्ट, आपने डिग्री अटेस्टेशन करानी है, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, अगेन जो हमने स्कॉलरशिप से बात की है, क्योंकि इसमें मेजर जो आपकी 50-60% अमाउंट इस 4 to 5 मिलियन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपकी ट्यूशन फीस से रिलेटेड है। अच्छा। तो अगर आपकी ट्यूशन फीस में कमी हो जाती है, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, तो ये बजट आपका वैसे ही 50% पे आ जाता है। अच्छा, मतलब फिर 25 पे आ जाएगा, जी एग्जैक्ट, मतलब 25 लाख पे आ जाएगा अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो जो ट्यूशन की फीस है वो रिड्यूस हो जाएगी और फिर ये बजट जो है वो 25 लाख पे आ जाएगा, राइट? That's right. सही। अच्छा, अब ये तो हो गया न्यूजीलैंड। अब शाजिब भाई इस पे आपने डिटेल से बात कर ली, बाकी ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? स्पेशली टर्की का बताएं। टर्की के मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं कि जी टर्की की यूनिवर्सिटीज़ का पूछें कि टर्की किस तरीके से जा सकते हैं, कैसे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कितना खर्चा है? अच्छा, टर्की का जो स्टूडेंट वीजा है वो जब से मतलब कोविड था, तो मतलब कोविड में 2020 में टर्की ने स्टूडेंट वीजा स्टार्ट किया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने वहाँ एडमिशंस ऑफर किए फॉरेन स्टूडेंट्स, क्योंकि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज बंद है स्टूडेंट वीजा के अंकारा में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं शाजिब भाई। अंकारा में जी जी बिल्कुल है, इस्तांबुल में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ। अंकारा के अंदर बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, काराबुक एक सिटी है, काराबुक, वहाँ पर बड़ी अच्छी जो यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर वहाँ जो ऑप्शंस हैं, एडमिशंस हैं, जो आप अप्लाई करते हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें तकरीबन आपकी जो फीस की रेंज है वो तकरीबन 2000 यूरो के दरमियान है। अच्छा। 2000 यूरो में यानी कि 2000 यूरो का मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 6-7 लाख रुपए, जो कि पाकिस्तान की किसी एवरेज यूनिवर्सिटीज की इस टाइम पे फीस चल रही है। अच्छा। वो आपको टर्की में वो फीसेस मिल जाते हैं। हाँ। और इसका प्रोसेसिंग भी बहुत लेंथी प्रोसेस नहीं है। अच्छा, तकरीबन लेकिन लेंथी प्रोसेस नहीं है, है। बेनिफिट है स्टूडेंट्स को, बेनिफिट है अगर वो जाते हैं स्टडी करते हैं टर्की, तो आगे फ्यूचर में कुछ चीजें बेहतर होती हैं उनके लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ कि टर्की जो है, मतलब अगर आपके पास टर्की का पासपोर्ट मौजूद है, हाँ। तो इट मींस आपके पास एक्सेस है 100+ कंट्रीज का। अच्छा। ठीक है, तो मतलब टर्की के एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के एतबार से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट्स हैं उसमें, क्योंकि टर्की के अंदर जाहिर है आपको एक स्टूडेंट वीजा में एक आपको वीजा भी मिलता है, साथ में आप कुछ काम भी वहाँ पे आप अपना जो कर सकते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर कोई होटल अपना वहाँ पर कोई अपने एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो ड्यूरिंग द स्टडी या आफ्टर द स्टडीज। तो आपको टीआरसी वहाँ पे मिलती है, टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड आपको मिलता है। टीआरसी आपको 2 इयर्स के मिल जाती है। तो आप अगर टीआरसी पे अपना बिजनेस कंटिन्यू किए हुए हैं, तो आपको जब अपना बिजनेस की सारी एक्टिविटी आपने शो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर रेजिडेंसी लेना बड़ा ईजी है। और हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स इस हवाले सवाल करते हैं, वो है लैंग्वेज बैरियर। हाँ। तो टर्की में लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर टर्किश लैंग्वेज ही बोली जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग जरा कम होती है। उन एरियाज में ज्यादा है जहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो वहां पर इंग्लिश स्पीकिंग आपको लोग ज्यादा नजर आएंगे। लेकिन आपने चूंकि बड़ा अच्छा डिस्कस किया टर्की के हवाले से, साइप्रस बराबर में कंट्री है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। टर्की के लोग बहुत ज्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, और यूनिवर्सिटीज की कॉस्ट स्पेशली जो है, जो आप हमेशा कम बजट की बात करती हैं, तो मैं समझता हूँ टर्की का बहुत बेहतरीन एक ऑप्शन हो सकता है
उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो लो कॉस्ट ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। सही, जो लो कॉस्ट ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेहतर ये है कि वो टर्की का जो ऑप्शन है वो यूज़ करें। अच्छा, अब आपने ये तो बता दिया कि ठीक है कम बजट में टर्की जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है, किस तरह से अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढें, 9, 10 या फर्स्ट ईयर इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे जाएँ, ज़रा ये बताएँ। अच्छा देखिए, यूनिवर्सिटीज के लिए अगेन एक पोर्टल मुख्तलिफ हर कंट्री का एक अपने स्पेसिफिक पोर्टल होता है। तो आप सबसे पहले गूगल के ऊपर यूनिवर्सिटीज के नाम सर्च करें कि आपको इस्तांबुल में कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको मिल रही हैं, कराबुक में कौन सी मिल रही हैं, या अंकारा में के अंदर आपकी कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। आप सबसे यूनिवर्सिटीज आप सर्च करते हैं, उस यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाते हैं। अब अगर आप लेट से आपको इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाके उसके बैचलर्स प्रोग्राम में आप देखेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बैचलर्स प्रोग्राम ऑफर कर रही है। और अगेन मैं हर एक स्टूडेंट को जो एक टिप देता हूं कि वो ये ना देखें कि वीजा रेशो किसका अच्छा है, आपकी अभी करंट जो ट्रेंड्स किस प्रोग्राम के चल रहे हैं, लेकिन आप कोर्स की सिलेक्शन हमेशा वो करें जो आपके कोर्स से अलाइन हो, जो आपके फ्यूचर गोल से अलाइन हो, जो आपके करियर से अलाइन हो। बिल्कुल, वो तमाम कोर्स उस यूनिवर्सिटी के सर्च करें। और जैसे आप यूनिवर्सिटी के कोर्सेज सर्च करते हैं तो वहां पर योग एक YOK योग के नाम से एक एग्जाम होता है टर्की के अंदर, जो वहां की लैंग्वेज एग्जाम होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी उस योग एग्जाम को जो एग्जाम कर देती हैं। अगर आपकी ग्रेडिंग्स अच्छे हैं तो आपको आइल्स भी अटेम्प्ट नहीं करना और योग एग्जाम भी आपको नहीं अपेयर होना उसके अंदर। एंड देन आप ये सारे आप अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी को ईमेल करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर इशू कर देती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग है कि टर्की की मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ऑफर लेटर के ऊपर अपनी कोई भी एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं करती हैं, उनको सिर्फ ट्यूशन फीस चाहिए होती है। तो जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है आप अपनी ट्यूशन फीस पे करते हैं और ट्यूशन फीस में भी अगेन आप 50% अपना अमाउंट पे करके या इनिशियल डिपॉजिट में आपको 30% फीस पे करनी होती है। आपने वो फीस पे करी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ ज़राए एक्सचेंज के थ्रू आपने फीस यूनिवर्सिटी को पे की तो यूनिवर्सिटी आपको कंफर्मेशन आपको इशू कर देती है। उसके बाद कराची में कराची समेत लाहौर में, इस्लामाबाद में जो अनातोलिया के नाम से एक मुख्तलिफ जो ट्रेवल जो है एजेंसी मौजूद है। अच्छा। आप वहां जाके बाकायदा तौर पे ये टर्की का वीजा अप्लाई करते हैं, जो स्टूडेंट वीजा अगर आप अप्लाई करते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन आप अलाइन करके अनातोलिया के अंदर अगर आप सबमिट करते हैं तो आपका वीजा 15 to 20 डेज के अंदर ग्रांट हो जाता है। और जब आपका वीजा ग्रांट होता है तो स्टिकर पेस्टिंग पासपोर्ट पे आपकी हो जाती है, फिर आप ट्रेवल करते हैं और फिर वहां जाकर यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाजिब भाई, डिटेल में आपने आज हमें टर्की और न्यूजीलैंड के हवाले से बताया, स्टूडेंट वीजास के हवाले से बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त के लिए। शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज का शो कैसा लगा बताइएगा, हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग City at 10।